नमस्कार, हम हैं किशोर कलाकार। तो स्वागत है आपका बीएफए क्रैश कोर्स के इस 8th एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम इंडियन मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के बारे में जानेंगे। थोड़ा बहुत उनके काम को डिस्कस करेंगे, मेनली जो भी उनके काम है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट है हम उनको कवर करेंगे। उसके अलावा जितना भी आपका बंगाल स्कूल है, इसका थोड़ा सा हम थ्योरी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, लास्ट एपिसोड देखा होगा, 7th एपिसोड में हमने जितना भी आपका मिनिएचर स्कूल है कवर किया था, राइट। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि ये इस क्रैश कोर्स की लास्ट वीडियो होगी, तो अब हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं कि हमने इस क्रैश कोर्स में अराउंड ये 8th वीडियो है, तो 7 हमारी 7 वीडियो बन चुकी हैं। तो इन 7 वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया था। तो नंबर 1 हमने देखा था, फर्स्ट वीडियो हमारे इंट्रोडक्शन का था। देन सेकेंड वीडियो में हमने देखा था जितना भी आपका भीमबेटका हो गया, इंडस हो गया, हमने इसको थोड़ा बहुत कंप्लीट किया था, कवर किया था। उसके बाद हमने देखा था कि हमने मौर्यन आर्ट को थोड़ा सा जाना था, समझा था, मेन हमने उसके एग्जाम्पल्स देख लिए थे। उसके बाद फिर हमने आपका जितना भी ये है शुंग डायनेस्टी है, इसको हमने थोड़ा सा देखा था। शुंग में वही आपका भरूच स्तूप एंड ऑल ये सब चीजें आ जाती हैं। फिर वही हमने सातवाहन पीरियड भी देखा था, उसमें आपका अमरावती आ जाता है। उसके बाद हम कुषाण पीरियड पर आ गए थे। कुषाण में हमने देखा था कि किस तरह से 2 स्टाइल इवॉल्व होते हैं। वही आपके जितने भी स्कल्पचर हैं, बुद्ध के स्कल्पचर बनने लग जाते हैं। वही आपका एक मथुरा हो गया, एक गंधार हो गया। उसके बाद फिर हमने जाना था थोड़ा बहुत कि किस तरह से जो हमारी गुप्त डायनेस्टी है, गुप्त वंश है, वो कैसे फ्लरिश करता है और उसमें क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर हमने देखा था थोड़ा सा। हमने जो मेन एग्जाम्पल्स हैं आपके अजंता म्यूरल्स के, वो भी हमने थोड़ा सा जान लिया था उसके अंदर। और उसके बाद फिर हमने डायरेक्ट जंप किया था गुप्ता के बाद आपके टेम्पल आर्किटेक्चर पर, ठीक है। फिर वहां पे हमने देखा था कि गुप्त पीरियड में किस तरह से टेम्पल आर्किटेक्चर का जो है हमको इवोल्यूशन देखने को मिलता है, और ये जो इवोल्यूशन होता है अब किस तरह से आगे बढ़ता है और ये अपने पीक पर पहुंच जाता है। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ तो हमने खजुराहो का जो टेम्पल था वहां पे हमने डिस्कस किया था नागर स्टाइल में, है ना। तो हम वहां पे देखते हैं कि फिर नागर के जो गुप्त पीरियड है उसके बाद फिर कैसे 2 नए स्टाइल फ्लरिश करते हैं, नागर स्टाइल एंड देन आपका द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ओके, उसके बाद फिर हमने देखा था कि हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया था। फिर हमने नेक्स्ट एपिसोड में बात की थी आपके इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बाद हमने डायरेक्ट जंप किया था मिनिएचर पर, राइट। इंडियन मिनिएचर के ऊपर हमने बात की थी, और इंडियन मिनिएचर में भी हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने बात की थी कि जो मिनिएचर है वो हमारे पाल पीरियड में आ जाती है अराउंड 8th सेंचुरी से, यानी कि 8वीं शताब्दी से हम देखते हैं कि मिनिएचर बनने लग जाती है। फिर उसके बाद भी मिनिएचर्स के भी हमने देखा है कि अलग अलग जगह पर मिनिएचर आर्ट जो है, मिनिएचर पेंटिंग है, वो प्रैक्टिस में लाई जाती है। और भी अलग अलग रीजन के लोग हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, वो भी अपनी अपनी जो आर्ट फॉर्म है वो उसको बनाते हैं। जो भी उनके यहाँ पे पॉपुलर सब्जेक्ट्स मैटर है उनको वो ड्रॉ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि आपका ये जो जितना भी आ गया राजस्थानी, 16th सेंचुरी से हमने बात की थी लास्ट वीडियो में। 16th सेंचुरी से यहाँ पे शुरुआत हो जाती है मिनिएचर में राजस्थानी स्कूल में। फिर राजस्थानी स्कूल के भी सेंटर हो जाते हैं, मेवाड़ हो जाता है आपका, बूंदी हो जाता है, कोटा हो जाता है, किशनगढ़ हो जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि मुगल जो मिनिएचर है, मुगल स्कूल ऑफ आर्ट है मिनिएचर का, वो भी इवॉल्व कर जाता है। बाहर से आर्टिस्ट आते हैं, और किस तरह से फिर आपका अकबर के टाइम में पेंटिंग हो रही है, जहांगीर के टाइम में पेंटिंग हो रही है, एंड देन शाहजहां में भी, शाहजहां के टाइम पे थोड़ा कम हो गया लेकिन फिर भी हुआ। और फिर कैसे जो औरंगजेब आता है, औरंगजेब के टाइम पे फिर ये बिल्कुल वो इंटरेस्ट नहीं लेता पेंटिंग वेंटिंग में, उसको इंटरेस्ट नहीं होता। तो जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो एकदम अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उनके पास कोई क्योंकि वो काम, उनकी वो जो कोर्ट है, जो जितने भी आपका ये कोर्ट्स ऑफ पेंटर्स हैं, पेंटर्स की जितनी भी कोर्ट्स हैं, वो जो हम उसको हिंदी में चित्रशाला भी बोलते हैं, वो सारी बंद हो जाती हैं। तो अब आर्टिस्ट कहाँ जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो फिर
अब वो अपना जो भी है रोजी रोटी कैसे कमाएंगे। तो फिर उसके बाद ये आर्टिस्ट क्या करते हैं, जितने भी पहाड़ी सेंटर हैं ऊपर की तरफ चले जाते हैं। हमने बात भी की थी कांगड़ा वांगड़ा की, हमने बात की थी पहाड़ी सेंटर में, है ना, बसोली की भी बात की थी हमने, चंबा की भी बात की थी। तो इस वाले सेंटर में सारे ऊपर चले जाते हैं ये आर्टिस्ट, ठीक है, और फिर वहां पे जाके पेंटिंग्स बनाते हैं। अब हमने वहां पर देखा था कि जो वेरिएशंस है, पेंटिंग्स में वेरिएशंस है, तो ये सारे जो मुगल आर्ट, जो मुगल कोर्ट है, यहाँ से आर्टिस्ट निकलते हुए कैसे पहाड़ों में चले जाते हैं और पहाड़ों में अपना काम शुरू करते हैं। अब जो हम बात करेंगे आज के इस टॉपिक में, अब ये जो कहानी है ना वो आगे बढ़ेगी। अब होता क्या है, बहुत ही दिलचस्प बात है जानने के लिए। हम देखते हैं कि जितने भी आर्टिस्ट होते हैं ये जो यहाँ पर चले जाते हैं, पहाड़ी सेंटर में चले जाते हैं, हम देखते हैं कि अब ये ऐसा टाइम आ जाता है कि अब मुगल आर्ट का डिक्लाइन हो गया पूरा, अब औरंगजेब वगैरह ये सब चले गए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अब बाहर से हमारे पास, हमारे ऊपर, हम बाहर से जो है ये सारे ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में आ जाते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे पूरे इंडिया पर ये कब्जा कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जितने भी सारे ब्रिटिशर्स आते हैं, बाहर के जो लोग आते हैं, जो अंग्रेज वगैरह आते हैं बाहर से, ये अपना आर्ट और कल्चर लेकर आते हैं। अब यहाँ पर बात बहुत ही छोटी बात है वैसे तो, पर ये समझने वाली बात है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनका टेस्ट अलग होगा, है ना, उनका खाने में टेस्ट अलग होगा, पहनने में टेस्ट अलग होगा, उनकी सोच अलग होगी, उनकी आइडियोलॉजी अलग होगी, उनका फाइन आर्ट में टेस्ट अलग होगा। तो अब होता क्या है, अब ये यहाँ पर सब कुछ अपना रूल सेटअप करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनको भी ना आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, है ना, जितनी भी सारी चीजें उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए इनको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है आर्टिस्ट की। तो अब ये जो जितने भी आपके आर्टिस्ट है ना, सब फैले हुए हैं पहाड़ों में और भी जगह सब फैले हुए हैं, तो ये इनको कमीशन, फिर ये इनको बुलाते हैं और उनको कमीशन वर्क देते हैं, ठीक है। तो हम वो बोलते हैं कि ठीक है आप मिनिएचर करते हो, ओके, लेकिन आप हमारे लिए काम करो। तो अब होता क्या है कि जितने भी बाहर से जो भी ब्रिटिशर्स आ रहे हैं सबका आर्ट का टेस्ट अलग है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये जो लोग हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं और जो बाहर से जितने भी लोग हैं, ये हम बोले कि मॉडल स्टडी में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, फिजिकल रियलिटी इनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि जितना भी ये काम करते थे ना, जैसे कि इनके एक स्टूडियो होते थे बहुत बड़े बड़े, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जितने भी बड़े बड़े इनके स्टूडियोज होते थे वहां पर ये मॉडल स्टडी करते थे। जैसे कि मैं बैठी हुई हूँ और सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं मेरे, और वो मेरे को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है फिजिकल रियलिटी, यानी कि जैसे मैं दिख रही हूँ वैसे ही बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल की, हम बोले कि हाइपर रियलिज्म। हाइपर रियलिज्म मतलब रियलिस्टिक अप्रोच से है मेरा, यहाँ पर रियलिस्टिक अप्रोच से है मेरा मतलब, ये बात समझने की कोशिश करना कि मेरा एक एक बाल जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसको डिपिक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी दो थ्योरी हो जाती है, लेकिन नेचुरलिज्म और रियलिज्म की वो चीज अभी हम डिक्लाइन करते हैं, साइड करते हैं। बस अभी आप फिलहाल ये समझना कि वो बिल्कुल एकदम बारीकी से काम करेंगे, जैसे मैं दिख रही हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इंडिया का क्या कल्चर होता है, जितने भी हमारे मिनिएचर आर्टिस्ट हैं ये कोशिश करते हैं, इमेजिनेशन इनके काम में आपको देखने को मिलता है। जैसे कि हमने पहाड़ी पेंटिंग वगैरह देखी थी, उसमें आपने देखा था कितना नेचर को डिपिक्ट किया हुआ है, और मतलब कि जितने भी फॉर्म्स बनाते हैं मिथोलॉजिकल, जितने भी गॉड एंड गॉडेसेस होते हैं, जितनी भी चीजें बनाते हैं उसमें इमेजिनेशन का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ से कहीं ना थ्योरी अलग कट जाती है। तो ये बोलते हैं कि ठीक है आप मिनिएचर बनाते हो, ओके, लेकिन अब ये जो है बड़े बड़े कैनवस पे काम करते हैं, अब ब्रश से काम करते हैं, ऑयल कलर, एक्रेलिक कलर, इन सब से बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम करते हैं। अब जो हमारे इंडियन आर्टिस्ट होते हैं वो तो यार अब मिनिएचर वाले आर्टिस्ट हो गए, मिनिएचर आर्ट करने वाले आर्टिस्ट हो गए, छोटे छोटे स्केल्स पे काम कर रहे हैं और सिर्फ एक ही मिनिएचर करने में महीनों लगा देते हैं। लेकिन अब होता क्या है, अब ये जो जितने भी ब्रिटिशर्स होते हैं बोलते हैं ठीक है हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको काम देंगे, लेकिन आपको हमारे स्टाइल में काम करना होगा। तो अब क्योंकि अब इनको भी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, हमारे जितने भी ये हैं मिनिएचर आर्टिस्ट हैं, क्योंकि देखो पहाड़ों में भी जाते हैं तो वहां पर भी धीरे धीरे जितने भी रूलर्स होते हैं, वहां पे भी जो राजा महाराजा होते हैं वो भी धीरे धीरे अपनी सत्ता खोने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो भी अब फिर जो उनके अंडर आर्टिस्ट काम कर रहे होते हैं, फिर वो भी अब राजा चला गया है ना, उसका जो पावर है वो कम हो गया, तो अभी आर्टिस्ट हो गए, हम ये कहाँ जाएंगे, तो ये भी फिर आ जाते हैं कंपनी स्कूल के साथ, वो जैसे जैसे बोलते हैं वो कोशिश करते हैं करने की। तो अब होता क्या है कि हमारे आर्टिस्ट जो होते हैं वो मिनिएचर कर रहे होते हैं,
और मैंने जैसे कि बोला कि ये जो लोग हैं मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं और जो मतलब वेस्टर्न आर्ट की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न आर्ट में हम देखते हैं कि इनके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये पर्सपेक्टिव के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, वॉल्यूम के अंदर ज्यादा ध्यान देते हैं, वॉल्यूम के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, इनमें मतलब कि शेडो का ये ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, डेप्थ दिखाएंगे चीजों के अंदर, है ना। ये सारी चीजें ये करते हैं। और मतलब कि हम बोले कि मॉडल स्टडीज में ज्यादा ध्यान देते हैं, तो ये कॉपी करने में जो है बिलीव करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की कॉपी करने में बिलीव करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स ये बोलते हैं कि आप अपने काम में भी लाइए, हमको थोड़ा इस तरह से चाहिए। तो अब आर्टिस्ट जो होते हैं हमारे मिनिएचर वाले, वो थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि जो जो इनके एलिमेंट्स हैं वो देखते हैं, इनकी पेंटिंग समझने की कोशिश करते हैं, और उसके फ्यूजन से ना एक है ना स्टाइल का, एक शैली का निर्माण होता है, या फिर हम बोले कि एक स्टाइल डेवलप होता है, उसको हम बोलते हैं कंपनी स्कूल। ठीक है, तो कंपनी स्कूल में यही होता है कि जितने भी हमारे मिनिएचर आर्टिस्ट हैं, अब बाहर से नए लोग आ गए हैं, ब्रिटिशर्स आ गए हैं, उनके बड़े बड़े कैनवस देख रहे हैं ये लोग मिनिएचर वाले, क्योंकि हम तो भाई पेपर पे काम कर रहे हैं। अब ये बड़े बड़े कैनवस देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और अब ये जो आर्टिस्ट हैं ये सबसे बड़ी बात वाटर कलर में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मीडियम हो गया हमारा भैया वाटर कलर ऑन पेपर हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैंने आपको बता दिया एक फ्यूजन क्रिएट होता है मिनिएचर आर्टिस्ट जो होते हैं, और ये जितने भी ब्रिटिशर्स ये जो आर्ट प्रैक्टिस करते हैं, इनकी जितनी भी आर्ट होती है वो मर्ज कर जाती है। ठीक है, उससे एक स्टाइल क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं मिनिएचर, उसको हम बोलते हैं कंपनी पेंटिंग, या फिर कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग, या कुछ भी बोलो कि कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, कुछ भी बोलो एक ही बात है। ठीक है, तो इसको हम जो है बोल सकते हैं कि ये जो स्टाइल है ये आधा इंडियन है और आधा यूरोपियन है। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें जो आर्टिस्ट है ना, नंबर 1 सेवक राम इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कई बार, तो ध्यान रहेगा आपको। बस आज की सेशन में ना हम ऊपर ऊपर से चलते चलेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें सारी फैक्ट टू फैक्ट एकदम टोटली वही सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 हम देखते हैं कि सेवक राम है यहाँ पर, और उसके बाद ईश्वरी प्रसाद आपके आ जाते हैं। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है, दोनों ही इंडिया से थे। उसके बाद हम देखते हैं, और जो फेमस सेंटर है वहाँ पे पटना हो गया। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में देखा गया है, पूछ लेते हैं तो बता दिया। तो उसके बाद फिर क्या होता है, अब ये जितने भी ब्रिटिशर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि चलो अब तो फ्यूजन क्रिएट हो गया, कंपनी स्कूल आ गया, है ना, कंपनी स्टाइल डेवलप हो गया, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद ये कहानी और भी आगे बढ़ती है। अब होता क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो अब ये ब्रिटिशर्स जो है, अब एक बात याद रखना कि अगर आप है ना किसी दूसरी जगह पर जाओगे और आप चाहते हो कि वहां पर आपका रूल एस्टैब्लिश हो, या फिर आप चाहते हो कि वहां पर सिर्फ हम ही आगे रहें, बाकी सबको हम जो है नीचे कर दें, या फिर हम सबको दबा दें और सब वहां पे हम अपना राज करें, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जब अगर आपको पावर में आना होता है तो इसका मतलब कि 2 रास्ते होते हैं, या तो अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लो कि सब आपके सामने झुक जाएं, या फिर दूसरा रास्ता होता है कि आप सबको इतना झुका दो कि सब है ना मजबूर हो जाएं आपके सामने झुकने के लिए। खैर ये मतलब बस मैंने ऐसे ही जो आया मुझे अभी थोड़ा सा फ्लो में मैंने आपको बोल दिया, मतलब मैं बस आपको समझाना चाहती थी यहाँ पर, क्योंकि ये ना अपनी चीजें हमारे ऊपर थोपते हैं इंडिया पर, मतलब बोलते हैं कि नहीं जो हम बोल रहे हैं बस वही सही है, आप हमारी सुनो। ठीक है, और कमजोरी पकड़ते हैं लोगों की और उनको दबाते हैं। कैसे, अब सुनना। होता ये है कि ये लोग आ जाते हैं बाहर से, अब ये बोलते हैं कि हमारे आर्ट कल्चर हेरिटेज को ये बोलते हैं कि क्या है यार, मतलब कि ये बहुत ही बकवास है, ये कुछ चीजें मायने नहीं रखती हैं, आप ये सब क्या कर रहे हो, इसमें कोई एसेंस नहीं है। और जबकि हमारी जो थ्योरी है वो हमारी जितना भी हमारा एस्थेटिक्स है वो बिल्कुल टोटली एकदम अपोजिट है। ठीक है, हम रस की बात करते हैं, हम अपने आर्ट में षडंग की बात करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ यही सब चीजें नहीं है। हमारे पास हमारे शास्त्र हैं, हमारे पास हमारे ग्रंथ हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, और भी बहुत सारे हैं, बस ज्यादा नाम नहीं बोलूंगी फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत ही सिंपल एकदम सटीक बात करनी है हमको यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि हमारी जो इंडियन आर्ट है ना उसकी मतलब कि बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, हमारा हर चीज सेट होता है कि अगर आपको ये कैरेक्टर बनाना है तो इसमें ये कलर लगेगा, अगर आपको इसको इस वाले इमोशन में दिखाना है कैरेक्टर को तो आप उसकी आईब्रो इस तरह से बनाओगे, और अगर आपको ये वाला इमोशन एक्सप्रेस करना है तो उसकी आईज इस तरह से बनेगी। और ये ना सर्टेन एकदम फिक्स्ड रूल्स होते हैं कि आपको यही करना है, जब भी आपकी एक पेंटिंग परफेक्ट होगी। हमारे यहाँ पर इंडिया में पेंटिंग का, आर्ट का मतलब साधना होती है। ठीक है, हर चीज जो है अगर कोई बना भी रहा है ना, एक एग्जांपल देती हूँ और समझने के लिए, आपको समझाने के लिए। अभी जो हमने गंधार आर्ट की बात की थी ना
कि मतलब कि बुद्ध के स्कल्पचर बने थे, हाँ ठीक है, 2 चैलिम बने, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कोई भी बना सकता है बुद्ध के स्कल्पचर? बुद्ध के स्कल्पचर कोई भी बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं। उसके पीछे भी जो आर्टिस्ट होगा हमारा, या फिर हम बोले या फिर जो आर्टिजन होगा हमारा, क्योंकि यार देखो नाम तो इतना पता चलता नहीं है, मेंशन नहीं होता इतना कि ये वाला स्कल्पचर इसने बनाया था। ऐसे बहुत ही कम एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं। इवन अजंता में भी पता नहीं है हमको अभी भी कि कौन सा आर्टिस्ट बना कर गया है, क्योंकि उनके लिए यार ये सब चीजें साधना होती है, अपना नाम वो कहीं मेंशन करते नहीं थे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जितने भी स्कल्पचर बने थे पहले जो बनते थे बुद्ध के, उसमें भी ना क्वालिटीज होनी चाहिए, एक आर्टिजन के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो उसको जो बुद्धिज्म है या फिर हम बोले जो बुद्धिस्ट थ्योरी है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। वो जो बना रहा है आर्टिजन वो एकदम डाउन टू अर्थ होना चाहिए, उसके अंदर जो है बहुत अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए, वो किसी का बुरा ना सोचे, उसके अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए। और वो मतलब बहुत सारी जितनी भी आपकी आर्ट, ये जितनी भी बुद्धिज्म की प्रैक्टिसेस होती है वो उसको पता होनी चाहिए। कहने का मतलब कि हर कोई पेंटिंग नहीं बना सकता, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी थ्योरी होती है, ये नहीं कि बस आपने ब्रश उठाया और आप कर रहे हो काम, नहीं। तो अब खैर मैं तो बहुत पीछे चली गई, मैं एंशंट वहां पर चली गई, एंशंट टाइम में चली गई। मैं बस आपको ये बता रही थी कि हमारी जो इंडियन आर्ट है, हमारा जो बेस है वो बहुत ज्यादा नीचे है, मतलब हम बहुत ही एकदम डीपली रूटेड हैं, हमको हर चीज की नॉलेज है, हमको सब कुछ पता है, ठीक है। हमने अजंता एलोरा में देखा, अजंता में देखा कितना म्यूरल्स हमने देखे कितने वास्ट लेवल पे, उसके बाद एलोरा में हमने देखा था, खैर एलोरा हमने पढ़ा नहीं लेकिन फिर भी, कि हम केव्स बना रहे हैं, हम इतने बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। हम टेम्पल आर्किटेक्चर आप देख चुके हो कि हमने कितने वास्ट तरीके पे, और उसमें भी शास्त्र होते थे कि मतलब इसमें भी आपको क्या लगता है कि जो टेम्पल होता है कि अगर वो ईस्ट डायरेक्शन में है, उसका जो एंट्रेंस ईस्ट में है, वेस्टर्न में, ऐसे ही है नहीं, हर चीज के पीछे आपको रीजन मिलेगा, ठीक है। जो गणेश होते हैं वो गणेश सिर्फ इसी डायरेक्शन में क्यों दर्शाए जाते हैं, जो नवग्रह होते हैं वो सिर्फ इसी ही वॉल पे क्यों दर्शाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, डीप में बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो हर चीज का ना मतलब एक सर्टेन नोशन होता है, हर चीज के पीछे एक कारण होता है, हर चीज के पीछे थ्योरी होती है। अब ये अचानक से आ जाते हैं, हमारा तो यार हजारों साल का चीजें चल रही हैं, हजारों साल की प्रैक्टिस चल रही है। इवन मिनिएचर में भी ये एक साधना होती है, ठीक है, कि आप मतलब कि एक कैरेक्टर बना रहे हो लॉर्ड कृष्णा का, ठीक है, उसको भी बहुत मेन आर्टिस्ट बनाएगा, कलर कोई और करेगा। तो बहुत ही ज्यादा एकदम सर्टेन रूल्स होते हैं, ठीक है। ओके, तो फिर हम देखते हैं कि ये ब्रिटिशर्स आते हैं, बोलते हैं कि आपका आर्ट एंड कल्चर सब मतलब बहुत ही एकदम छोटे लेवल का है, बहुत ही बेकार है, ऐसे ऐसे करके ये बोलते हैं। तो अब ये क्या करते हैं, अपने ना इंडिया में आर्ट स्कूल्स खोल देते हैं, और हमारे जो बच्चे होते हैं मतलब कि जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, इंडिया के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इन आर्ट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। अब आर्ट कॉलेजेस कौन कौन से खोलते हैं, हम कोलकाता में देखते हैं, मद्रास में देखते हैं, उसके बाद ही मुंबई में भी खोलते हैं, मुंबई को पहले बम्बई बोला जाता था, और फिर उसके बाद एक चेन्नई में भी देखते हैं, तो इस तरह से और भी खोलते हैं। तो इस तरह से ये सारी जगह पे आर्ट स्कूल्स खोल देते हैं, और उसमें जो है इंडियन आर्ट कल्चर हेरिटेज जितनी भी चीजें हैं हमारी, वो उनके सारे चैप्टर्स को काट देते हैं, या फिर हम बोलूं बहुत ही कम लेवल पे पढ़ाया जाता है। और अगर ज्यादातर टीचर ना गलत गलत ही बताते हैं कि यार इंडियन आर्ट कल्चर में तो कुछ नहीं है, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हम मॉडल स्टडीज कर रहे हैं, हम स्टिल लाइफ कर रहे हैं, आप इस पर ध्यान दो, है ना, आप ये सब चीजें भूल जाओ, ये क्या है, ये सब बेकार है, ये सब कुछ नहीं है। तो अब होता क्या है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जितने भी बहुत सारे हमारे आर्ट राइटर्स हैं, इवन हम इंडियन के भी मैं बात क्यों करूं, हम देखते हैं कि ईबी हेवल, जो कि अगेन वो जो है बाहर से थे, वो इंग्लैंड से थे, वो आपके कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में जो है प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। तो ये भी बाहर से थे, लेकिन ये इंडियन आर्ट को, कल्चर को, हेरिटेज को, इसको सबको समझने की कोशिश करते हैं। और ये पहले पहले क्या मतलब कि हम ये देखते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, कि एक ऐसे पर्सन होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, आप ये बात गलत बोल रहे हो कि जो इंडियंस लोग हैं उनका कोई आर्ट हेरिटेज नहीं है, और आप ये बहुत ही गलत बोल रहे हो कि इनके पीछे कोई मीनिंग नहीं होता है। इवन इंडियन आर्ट जो होती है बिल्कुल एकदम सिंबॉलिक है, और हर चीज के पीछे मीनिंग है। ये जो इंडियन आर्ट होती है, ये लोग ऐसे ही नहीं बना देते, इनके पीछे इनकी बहुत ही सालों की तपस्या होती है, फिर हम बोले बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल चीजें ये डिपिक्ट करके जाते हैं। तो ये इंडियन आर्ट के ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर आर्टिकल्स लिखते हैं, बुक लिखते हैं, और बाहर जाके जो है पब्लिश भी होती है, और बाहर जाके जितने भी बाहर की कंट्रीज है वहां पे जाके भी इनका प्रचार प्रसार करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन आर्ट एक बहुत ही वास्ट एरिया है कवर करने के लिए, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को पता नहीं है, और ये बहुत ही अफवाह फैलाई जाती है।
र्यूमर फैलाया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि अब इंडियन आर्ट को सपोर्ट करने के लिए, इंडियन आर्ट को दोबारा रिवाइव करने के लिए बहुत सारे आर्टिस्ट सामने आते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि बंगाल स्कूल का फ्लरिशमेंट होता है। बंगाल स्कूल, अच्छा बंगाल स्कूल है क्या? ये एक ऐसी शैली है जो बंगाल में विकसित हुई या डेवलप हुई, उसको हम बोल देते हैं बंगाल स्कूल। एकदम सिंपल सी बात है। तो हम देखते हैं कि बंगाल स्कूल का फ्लरिशमेंट होता है। हम देखते हैं कि आपके अवनींद्रनाथ टैगोर आते हैं, है ना। अवनींद्रनाथ टैगोर जो है उनके स्टूडेंट आते हैं नंदलाल बोस। अविंद्रनाथ के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि नंदलाल बोस हो गया, आसिफ कुमार हालदार हो गया, शितेंद्रदार मजूमनाथ हो गए। ठीक है, खैर इतना डिटेल में जाएंगे नहीं, मगर आप ये समझ लो कि अब ये जो अविंद्रनाथ टैगोर होते हैं ये बोलते हैं कि जितने भी हमारी चीजें हैं, मतलब हमारे रामायण है, महाभारत है, और भी हमारे काव्य हैं, पुराण है, काफी सारी चीजें हैं, हम इनको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। पुनर्जागरण काल भी हम इसको बोलते हैं। यानी कि जो भी हमारी पहली वाली चीजें हैं, हमको हमारी कहानियां नहीं पता है, हमको हमारी मिथोलॉजी जो है वो नहीं पता है कि हमारा कितना बड़ा एकदम लिटरेचर था, कितना वास्ट हमारी सारी चीजें हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारे फेस्टिवल्स हैं, उनके पीछे भी रीजन है, हर चीज के पीछे रीजन है, लेकिन वो हमको ही नहीं पता, हमारे बच्चे वो भूल रहे हैं। लेकिन अब अविंद्रनाथ टैगोर क्या बोलते हैं कि नहीं, हम उन सब चीजों को रिवाइव करेंगे, हम दोबारा से अपने जितने भी ये सारे पौराणिक चीजें हैं, पौराणिक कथाएं हैं, इन सब का डिपिक्शन करेंगे। और फिर उसके बाद देखते हैं हम किस तरह से एक स्कूल जो है फ्लरिश हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है। अच्छा, राजा रविवर्मा भी आ रहे हैं हमारे साथ साथ, लेकिन राजा रविवर्मा को अभी हम थोड़ा सा साइड रख के पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले मैं आपको बंगाल स्कूल का बता रही हूँ। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि जो अवनींद्रनाथ टैगोर है, यहाँ पर ये बात जानने की है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप सभी जानते होंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर, सभी जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस, हम बोले कि लिटरेरी वर्क के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो अपना आर्ट में भी जो है इंटरेस्ट दिखाते हैं, बहुत लेट दिखाते हैं पर दिखाते हैं। उसके बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं बहुत सारे अपने कंट्रीब्यूशन के लिए भी जाने जाते हैं। खैर, हमको सिर्फ आर्ट के पर्सपेक्टिव से लेना है, तो इसलिए मैं इतना ही बताया आपको। तो हम देखते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के दो नेफ्यू होते हैं, यानी कि भतीजे होते हैं। उनका नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर। अब जो अविंद्रनाथ टैगोर है, यहाँ पर देखते हैं कि हम ये बंगाल स्कूल, हम कह सकते हैं कि एक तरह से कि बंगाल स्कूल का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। ठीक है, तो और ये वॉश पेंटिंग में भी काम करते हैं। वॉश पेंटिंग को पहले यूज करते हैं, सबसे पहले इंडिया में यूज करते हैं। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया है या फिर नंदलाल बोस ने किया है वॉश पेंटिंग का यूज। तो वॉश पेंटिंग का यूज अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया है, बहुत सिंपल है। तो अब हम देखते हैं कि जो अवनींद्रनाथ टैगोर है वॉश टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और इनके जो दो फेमस वर्क है कि नंबर 1 भारत माता बनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इनका दूसरा एक काम है वॉश टेक्निक में भारत माता। उसके बाद हम देखते हैं इनका एक और काम है वॉश में जर्नीज एंड, यानी कि यात्रा का अंत। ठीक है, ये दो काम जो है इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इनके स्टूडेंट हैं नंदलाल बोस, उनका हम थोड़ा सा जान लेते हैं। नंदलाल बोस के बारे में हम देखते हैं कि नंदलाल बोस भी वॉश टेक्निक में काम करते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो नंदलाल बोस सती जो है इनका एक पेंटिंग है, इनका एक चित्र है, वो हमको देखने को मिलता है। वहीं और अगर हम नंदलाल बोस की और थोड़ी और आगे बात करें सती के अलावा, तो हम देखते हैं कि अपने हरिपुरा पोस्टर्स के लिए भी बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। अच्छा, तो हरिपुरा पोस्टर्स में होता क्या है, तो हम देखते हैं कि हरिपुरा पोस्टर में जितने भी आपके रूरल सीन्स हैं, लोकल पीपल है ना, रोजमर्रा की जो भी जिंदगी है, लाइफस्टाइल है लोगों की, ग्रामीण दृश्य है, जितना भी डेली लाइफ सीन्स ऑफ रूरल इंडिया है, हम बोल सकते हैं रूरल इंडिया है बोल सकते हैं, उन सबको यहाँ पे इन्होंने उन सबको डिपिक्ट किया है, उन सबका अंकन किया है। उसके बाद अगर हम बात करें नंदलाल बोस के बारे में और आगे, तो कई बार पूछ लेते हैं कि हरिपुरा पोस्टर्स जो है किसने बनाए हैं, तो वो नंदलाल बोस होगा उसका राइट आंसर। और अगर हम बात करें हरिपुरा पोस्टर्स के अलावा, तो हम देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यानी कि जो भारत का संविधान है, उनको भी इन्होंने डेकोरेट किया, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जो नंदलाल बोस हैं और जो आसिफ कुमार हालदार हैं, ये दोनों स्टूडेंट हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के। ये दोनों ही, नंदलाल बोस और आसिफ कुमार हालदार, अजंता की जितने भी हमारे म्यूरल्स हैं, यानी कि पेंटिंग्स हैं, भित्ति चित्र जो है अजंता के बाग के, इनको भी जो है कॉपी करते हैं। तो जितना भी हमारा एंशिएंट इंडिया, हम बोले कि एंशिएंट इंडियन आर्ट जो है,
उनसे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अभी बंगाल स्कूल चल रहा है और बंगाल स्कूल का मतलब ही यही था कि जितने भी हमारे आर्ट्स हैं, जितने भी हमारे फोक ट्रेडिशंस हैं, जितना भी हमारा एंशियंट आर्ट है, जो भी हमारा कल्चर है, हेरिटेज है, हमारी वैल्यूज हैं, जो भी सारी चीजें हैं, उसको लिया जाए और उसके बेस पर काम किया जाए। इसीलिए ये जो उनके सब्जेक्ट मैटर है ना, जैसे कि हमने बात करी भारत माता की, या फिर हम बोले कि अगर हम नंदलाल बोस की बात करें तो सती की, तो जितनी भी सारी चीजें हमको कहीं ना कहीं मिलती हैं, हमको रिटन एविडेंसेस मिलते हैं, पेंटिंग्स और भी हैं इस बात को प्रूव करने के लिए, बहुत सारे काम इन लोगों ने किए हैं, पर हम इतना डिटेल में जाएंगे नहीं। बस आप इतना समझ लीजिए कि जितनी भी हमारी मिथोलॉजिकल चीजें हैं, जितनी भी हमारी स्टोरीज हैं, ये सब चीजें हैं, कहीं ना कहीं उनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हुए नजर आते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं। और उसके अलावा हटके भी इन्होंने काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि नंदलाल बोस हैं, इनकी जो यहाँ पे स्टाइल है पूरा पोस्टर का, वो भले ही हमारे इंडियन आर्ट से कहीं ना कहीं से ड्राइव हुआ हो एलिमेंट्स इसके, लेकिन जो उनके जो सब्जेक्ट मैटर है वो देख रहे हो आपकी रूरल इंडिया के, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे इंडियन ट्रेडिशन को, इंडियन कल्चर को, इंडियन आर्ट को, इंडियन क्राफ्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने हरिपुरा पोस्टर्स में। उसके अलावा हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, लेकिन हम बिल्कुल मेन पे स्टिक रहेंगे। तो नंबर 1 हमने अविंद्रनाथ टैगोर डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने नंदलाल बोस के बारे में थोड़ा सा जान लिया। उसके बाद अगर हम देखें और भी आर्टिस्ट हैं, जिसमें आपके आ जाते हैं जामनी रॉय। जामनी रॉय ये एक मेल आर्टिस्ट है, इसको प्लीज याद रखना। जामनी रॉय भाई आपके वेस्ट बंगाल से हैं, बांकुरा में इनका जन्म होता है। और हम देखते हैं कि अपने जो कालीघाट शैली के जो पट्ट चित्र हैं, और उसके अलावा हम देखें जो रूरल बंगाल के जो पट्ट चित्र हैं, उनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हुए नजर आते हैं, उनसे ये बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं उनके काम में। जैन मिनिएचर का आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाएगा इनके काम में। तो आप देख सकते हैं इनका एक काम है मदर एंड चाइल्ड, जो कि अभी जो उसकी लोकेशन की मैं बात करूं तो हम देखते हैं कि NGMA यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में यहाँ पर इसकी लोकेशन है में स्थित है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जामनी रॉय जो थे अपने प्राइमरी कलर्स को लेकर बहुत फेमस थे। इनकी जो कलर पैलेट थी बहुत ही लिमिटेड रहती थी, 6-7 कलर ही रहते थे इनकी पैलेट में ज्यादातर। तो बस अभी हमने सिर्फ इतना मोटा जाना है। उसके अलावा एक लाइन और बता देती हूँ कि बाइजेंटाइन जो आर्ट है उनसे भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है। या फिर हम बोले कि बाइजेंटाइन जो मोज़ेक है उनका भी इन्फ्लुएंस इनके काम में देखने को मिलता है। बट हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट रखेंगे चीज़ों को, एकदम कट क्लियर रहेंगे, इससे डिटेल में जाएंगे नहीं, तो इसलिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। उसके अलावा हम नेक्स्ट आर्टिस्ट देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनके 2 नेफ्यू हैं। एक नंबर 1 अविंद्रनाथ, जिसको डिस्कस कर लिया है, और उसके बाद थे गगेंद्रनाथ, ठीक है। तो गगेंद्रनाथ में हम देखते हैं कि जो गगेंद्रनाथ जो क्यूबिस्ट स्टाइल है उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। इनके काम में आपको क्यूबिस्ट स्टाइल देखने को मिलेगा, और इनका काम है एक म्यूजिशियन, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो बस आपको ये पता होना चाहिए जो एक ऐसा इंडियन आर्टिस्ट जो क्यूबिस्ट स्टाइल से बहुत ज्यादा प्रभावित है वो कौन है, तो वो है गगेंद्रनाथ, सिंपल एज दैट। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो अब मैंने क्यूबिस्ट स्टाइल का नाम लिया, क्यूबिस्ट ये जो आर्ट है या फिर हम बोले स्टाइल है, इसका नाम लिया, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो क्यूबिज्म है, ये जो आर्ट स्टाइल है, क्यूबिस्ट आर्ट स्टाइल है, ये आप सभी वैसे जानते होंगे, पर फिर भी मैं बता रही हूँ कि पिकासो का नाम इससे बहुत ज्यादा एसोसिएट है। फिर हम बोले कि पिकासो इज नोन फॉर हिज क्यूबिस्ट स्टाइल, इसको याद रखना क्योंकि पिकासो बहुत ज्यादा फेमस है, और पिकासो का जो स्टाइल है ये उनसे प्रभावित है। कौन? गगेंद्रनाथ। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अभी मैं दोबारा से इसको बता देती हूँ आपको, और आखिरी वीडियो के आखिरी में भी एक बार और दोबारा से समझा देंगे कैसे कैसे हम चीजें लेकर चले हैं। मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। नंबर 1 पे आ जाते हैं आपके रविंद्रनाथ, उसके बाद अविंद्रनाथ, उसके बाद गगेंद्रनाथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि अविंद्रनाथ जो है बंगाल स्कूल का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट आता है इनके टाइम पे निकलकर, और वॉश टेक्निक में सबसे पहले काम करते हैं। और इनके जो डिसाइपल हैं, या फिर हम बोलें कि इनके जो स्टूडेंट हैं नंदलाल बोस, वो भी इस चीज को फॉलो करते हैं और काम करते हैं। बहुत सिंपल है। उसके बाद हम देखते हैं गगेंद्रनाथ के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये क्यूबिस्ट स्टाइल से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित है, वैसा ही काम करते हुए नजर आते हैं। अब आप आ जाओ नंदलाल बोस पे। नंदलाल बोस पे हम वापस आते हैं। तो यहाँ पर ना एक कनेक्शन है। हम देखते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, भले ही अपना लिटरेरी काम करते थे, पोएम्स वगैरह लिखते थे, स्टोरी लिखते थे, बहुत सारी चीजें करते थे, ऐसे लिखते थे, बाहर भी जाते रहते थे, लेक्चर लेते रहते थे, बहुत सारा काम करते थे, और कंट्रीब्यूशन भी है इनका, मतलब जितना भी हमारी पॉलिटिक्स चल रही है, साथ में चीजें चल रही हैं,
या फिर हम बोले जितना भी नेशनलिज्म है, इन सब में भी बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है कहीं ना कहीं। तो हम ये देखते हैं, खैर इन आर्टिस्ट का भी रहा है, नंदलाल बोस का भी काफी रहा है, खैर पर इतना जाएंगे नहीं। तो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर होते हैं, हम देखते हैं कि ये 1919 में यानी कि 1919 में हम देखते हैं कि कला भवन की स्थापना करते हैं शांति निकेतन में। तो हम देखते हैं कि जब ये 1919 में 1919 में कला भवन की स्थापना करते हैं, तो वहां पे जो फर्स्ट टीचर होते हैं वो होते हैं नंदलाल बोस। ठीक है, तो यहाँ पे एक कनेक्शन है, आप प्लीज थोड़ा इसको कनेक्ट करना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टीचर होते हैं वो होते हैं हमारे नंदलाल बोस। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नंदलाल बोस होते हैं, इनके 2 स्टूडेंट होते हैं, नंबर 1 राम किंकर बेज, नंबर 2 विनोद बिहारी मुखर्जी। तो विनोद बिहारी मुखर्जी तो जो होते हैं, उनके भी एक स्टूडेंट होते हैं, उसका नाम होता है सत्यजीत रे। तो विनोद बिहारी मुखर्जी जो यहाँ पर होते हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी को बचपन से ही हम बोले कि दिखाई कम देता था, उनको मायोपिक था, तो उनको दिखाई कम देता था, फिर भी उनका विजन मतलब इतना क्लियर नहीं था, पर फिर भी उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया, उन्होंने बहुत सारे काम किया, म्यूरल्स वगैरह करे। बट यहाँ पर सिर्फ इतना आप जान लीजिए, जो विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, उनके जो स्टूडेंट थे सत्यजीत रे, उन्होंने विनोद बिहारी मुखर्जी की लाइफ के ऊपर एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था द इनर आई। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि द इनर आई किसने बनाई या फिर डायरेक्टर कौन था, ऐसे करके पूछ लेते हैं, तो उसका आंसर होगा सत्यजीत रे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको स्टोरी कंपाइल करके बता रही हूँ ताकि आपको चीजें और क्लियर हो। अभी मैंने बात की थी राम किंकर बेज की, तो राम किंकर बेज को थोड़ा सा अलग हटके पढ़ेंगे। स्कल्पटर आ जाएंगे, वो हमारे है ना, स्कल्पचर वगैरह बनाते हैं बहुत बड़े बड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके काम थोड़े से अभी जान लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बाद भी चलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने थोड़ी देर आपको पहले बोला था कि राजा रवि वर्मा आ जाते हैं, लेकिन राजा रवि वर्मा को हमने यहाँ पे बाद में डिस्कस किया है। ठीक है, पहले हमने आपको बस, मैं ये चाहती थी कि आपका ना क्रोनोलॉजी बन जाए ताकि आप चीजों को समझते हुए चले कि कैसे पहाड़ी जो स्कूल के मिनिएचर, जो पहाड़ी मिनिएचर स्कूल के आर्टिस्ट हैं, कैसे फिर वो कंपनी स्कूल में काम करने लग जाते हैं, मतलब वही ब्रिटिशर्स के साथ काम करने लग जाते हैं, और फिर किस तरह से आपका वो एक नई स्टाइल डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं कंपनी स्कूल ऑफ आर्ट या फिर कंपनी शैली, कुछ भी बोल लो। और फिर कैसे ये जितने ब्रिटिशर्स होते हैं नए नए स्कूल्स खोलते हैं, और फिर कैसे हमारे जो इंडियन आर्टिस्ट होते हैं वो बोलते हैं नहीं यार, आप जो काम बोल रहे हो वो, आप हमारी जो चीजें हैं, हमारे आर्ट कल्चर को तो आप पहचान नहीं रहे हो, ठीक है, और आप हमको गलत साबित कर रहे हो हमारी ही कंट्री में रहकर। और फिर ये जितने सारे आर्टिस्ट हैं ये रिवाइवलिज्म की तरफ बोलते हैं, बात करते हैं, यानी कि जितनी भी हमारी इंडियन आर्ट है उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। अजंता एलोरा, अजंता की जो जितने म्यूरल्स है उनको कॉपी करते हैं, अपना नया स्टाइल डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जो टेक्निक है, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स जो है सारा ऑयल पे काम कर रहे हैं, एक्रिलिक पे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े कैनवस पे काम कर रहे हैं, तो इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने भी बताया, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, आपके नंदलाल बोस हो गए, और बहुत सारे आर्टिस्ट है, लेकिन ये दोनों मेन है। तो किस तरह से ये अपनी टेक्निक भी अपनी हटा देते हैं और बोलते हैं कि नहीं अभी वॉश में काम करने लग गए हैं, है ना। और फिर कैसे अपने जो सब्जेक्ट मैटर है वो इंडियन सब्जेक्ट मैटर को लेकर आ रहे हैं हमारे इंडियंस। तो अब हम देखेंगे कि ये तो हो गए बंगाल स्कूल की बात कि वॉश में काम होता है, और कैसे कैसे जो भी इनके 1-2 एग्जाम्पल्स थे वो हमने देख लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि अब राजा रवि वर्मा के बारे में जानते हैं। तो राजा रवि वर्मा, जैसे कि आप सभी को पता है कि राजा रवि वर्मा को हम द फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न आर्ट भी बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो राजा रवि वर्मा है, इनका जो जन्म है वो केरल के किल्लीमन्नूर में हुआ। और उसके बाद ये पहले एक ऐसे इंडियन आर्टिस्ट थे जिन्होंने ऑयल कलर में काम किया इंडिया के अंदर, पहले ऐसे आर्टिस्ट थे। और आप सभी जानते ही होंगे कैलेंडर आर्ट के लिए बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा फेमस है कैलेंडर आर्ट। आज घर घर में कैलेंडर आर्ट है, उनमें जितने भी हम अब बोलेंगे, जितने भी आपकी पौराणिक कथाएं हैं, जितने मिथोलॉजिकल सीन्स हैं, मिथोलॉजिकल गॉड हैं, गॉडेसेस हैं, उनको इन्होंने आकार प्रदान किया है, हम ये बोल सकते हैं अपने पेंटिंग्स में, अपने जितने भी इन्होंने काम किया है उसमें, है ना। तो ये सारी चीजें हैं राजा रवि वर्मा के बारे में, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। और उसके अलावा हम देखते हैं कि इन्होंने इंडिया में लिथोग्राफी जो प्रेस है उसको भी स्टैब्लिश किया है। तो कई बार पूछ लेते कि कहाँ पर स्टैब्लिश किया, तो घाटकोपर मुंबई में स्टैब्लिश किया है, ये थोड़ा सा जान लेना सही रहेगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं ऑयलोग्राफ भी बहुत सारे निकालते हैं। खैर अब लिथोग्राफी इन्होंने प्रेस कर ही दी है तो फिर अब निकलते ही रहते हैं उनके प्रिंट। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो राजा रवि वर्मा है इनके बहुत सारे काम हैं, लेकिन हम 1-2 थोड़ा सा देख लेते हैं। नंबर 1 का शकुंतला है। अगेन वही आपका देख रहे हो आप, जितने भी हमारे ग्रंथ है, साहित्य, उनके ऊपर ही बेस्ड ये काम करते रहते हैं। उसके बाद फिर 1-2 काम और हैं इनके, वही आपके रामायण महाभारत से रिलेटेड काफी कुछ बनाते रहते हैं ये। तो ये आपका
फैक्ट्स थे, मोटे मोटे फैक्ट्स थे, तो आपको राजा रविवर्मा के बारे में पता होना चाहिए इतना। उसके बाद हम देखते हैं कि एक और फेमस आर्टिस्ट है यहाँ पर हमारी, आ जाती है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल के बारे में भी काफी ये पूछा जाता है, कई कई बार देखा जाता है क्वेश्चन कि ये कहाँ से थी, क्या थी। तो हम देखते हैं कि जो अमृता शेरगिल है ये हंगरी से थी और ये इंडिया में आती हैं, और इंडिया में जितने भी आपके, हम बोलें कि बहुत सरल भाषा में बोलें कि इंडिया में उस टाइम जितनी भी गरीबी चल रही है, जितना भी दुख है, ये जो है गाँव में जाती है इंडिया के, मतलब कि जितने भी रूरल सीन्स हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं, वो इस सबको एक्सप्लोर करती है, देखती है चारों तरफ की कितनी दुख है, निराशा है, लोग खुश नहीं है अंदर से, और वो सारी चीजें इनके काम में देखी जाती है। आपको एकदम डल फेसेस देखने को मिलेंगे, बिल्कुल भी हम बोले हैप्पीनेस तो कहीं होगी नहीं। तो इन्होंने जो एक्चुअल में फील किया इंडिया में आकर, वो चीजें इन्होंने बनाई। काफी इनके जो चित्र है उनमें काफी आपको सैडनेस देखने को मिलेगी, काफी दुख देखने को मिलेगा। बहुत सरल भाषा में ऐसे शब्दों का मैं आपको इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसके अलावा हम देखते हैं कि इनका एक काम है थ्री वुमेन, वो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ये कई बार पूछा जाता है कि इन्होंने इनके जो काम है वो कौन कौन से हैं और फेमस कौन से हैं। तो एक काम इनका ये वाला दे रखा है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जब ये इंडिया में आई थी तो इन्होंने जितने भी आपके अजंता के म्यूरल्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुई, काफ़ी प्रभावित हुई, और उनसे प्रभावित होकर इन्होंने यहाँ पर काम किया। हालांकि बाहर से पढ़कर आई हैं, तो बाहर का जितना भी आपका, हम बोले कि एकेडमिक रियलिज्म है, बाहर की जितने भी आर्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको ही फॉलो कर रही हैं, लेकिन फिर यहाँ पर आके इंडियन सब्जेक्ट्स पर काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। तो कई बार ये क्वेश्चन देखा जाता है, अमृता शेरगिल से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो इसलिए हमने मोटा मोटा आपको बता दिया यहाँ पे, सिंपल एज दैट। उसके बाद हम देखते हैं और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। तो अभी हम अभी आर्टिस्ट पढ़ने वाले हैं, तो अभी हम दो आपके स्कल्पटर ले लेंगे, दो प्रिंट मेकर ले लेंगे, अभी थोड़ी देर में देख लेंगे कौन कौन से हैं। उसके अलावा अभी मैं थोड़ा सा आपको एक दो आर्टिस्ट के बारे में और बता देती हूँ जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। जी आर संतोष आपके थोड़े से इंपॉर्टेंट है। इनका जो पूरा नाम है वो है गुलाम रसूल संतोष, तो जी आर संतोष। तो हम देखते हैं कि जो जी आर संतोष है इनका भी थोड़ा सा कई बार क्वेश्चन देखा गया है कि ये किस स्टाइल में अपने काम करते हैं, फिर किस लिए फेमस है। तो हम देखते हैं जो आपकी, हम बोले कि जो तांत्रिक हैं, जो तांत्रिक आर्ट है, फिर हम बोले जो तंत्र है आपके, जितने भी तांत्रिक तंत्र हो गए, या फिर हम बोले जितने भी आपके ये यंत्र वगैरह हो गए, इनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हमको नजर आते हैं। तो आपको इनके काम में सारे जितने भी ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, फॉर्म्स हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं उसी से इन्होंने जितने भी हमारे तंत्र वगैरह हैं उसी से उन्होंने लिया है, कॉपी किया है, या फिर हम बोल सकते हैं। और श्री यंत्र भी आप जानते होंगे, काफी सारे यंत्र होते हैं, श्री यंत्र होते हैं, लक्ष्मी यंत्र होते हैं, बहुत सारे यंत्र होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, यंत्र के अंदर एक क्वालिटी होती है कि उसमें ना ज्योमेट्रिक शेप्स और पैटर्न्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो वही सब चीजें हमको इनके काम में देखने को मिलती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किससे इन्फ्लुएंस थे। उसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे आते हैं एम एफ हुसैन। एम एफ हुसैन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, बहुत ज्यादा फेमस है ये। अपने मोटे मोटे फैक्ट्स जान लेते हैं कि एम एफ हुसैन जो है अपने घोड़ों के जितने भी इनके चित्र हैं, पेंटिंग्स हैं, अपने हॉर्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं। इनके काम में आपको थिक लाइंस का इस्तेमाल देखने को मिलेगा, यानी कि मोटी रेखाओं के लिए काफी ज्यादा फेमस है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट से एसोसिएटेड है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो है वो क्या है, थोड़ा सा भी जान लेंगे, थोड़ा सा बाद में, अभी पहले ये देख लेते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि जो आपके ये हैं एम एफ हुसैन है। एम एफ हुसैन अपने जो इनकी एक पूरी सीरीज है मदर टेरेसा की, उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और इनकी जो सीरीज है वो हमको नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में देखी जा सकती है। ये जो एम एफ हुसैन है इनको भारत का पिकासो भी बोला जाता है। और जो पिकासो के जो चित्र हैं, या फिर हम बोले पिकासो की जो पेंटिंग्स हैं, इनकी पेंटिंग्स एक ही एग्जीबिशन में पिकासो के जितने भी आपके पेंटिंग्स हैं उनके साथ लग चुकी है। यानी कि एक एग्जीबिशन में इनके जो काम है वो पिकासो के काम के साथ एग्जिबिट हुए थे। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपने, हम बोले कि करियर के शुरुआती टाइम में हम देखते हैं कि जितने भी बड़े बड़े सिनेमा घर होते हैं, जितने भी सिनेमा हॉल्स होते हैं, उनके जो होर्डिंग्स वगैरह होते हैं वो उनमें ये जो है काम किया करते थे, या फिर हम बोले कि होर्डिंग्स बनाया करते थे। ठीक है, तो कई बार पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है जो पहले जितने भी आपके सिनेमा हॉल्स हैं उनके होर्डिंग्स को बनाने का काम किया करता था, तो वो एम एफ हुसैन है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखना। और इनका जो काम है वो मदर टेरेसा एक बहुत ज्यादा फेमस है। उसके अलावा भी इन्होंने बहुत उसमें काम किया है, काफी सारे काम है, महाभारत रामायण पे भी हमको काफी काम उनके देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी हमने बस फैक्ट जान लिया है, टाइम है नहीं हमारे पास, और इतना जान लेना काफी है।
उसके बाद हम देखते हैं कि जब अभी हमने बात की थी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की, तो हम देखते हैं कि एक ऐसा आर्टिस्ट ग्रुप है 1947 में इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है, और जो एस्टैब्लिशमेंट होता है हमारे FN सूजा करते हैं। FN सूजा यानी कि फ्रांसिस न्यूटन सूजा, ठीक है। तो इनका ये पूरा नाम है FN सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा पूरा नाम है इनका सूजा का। तो इनका जो अप्रोच होता है इस ग्रुप को फ्लरिश करने के लिए, फिर इस ग्रुप का एस्टैब्लिश करने के लिए, वो ये बोलते हैं कि देखो अभी आप जो है बंगाल स्कूल कर रहे हो और नेशनलिज्म कर रहे हो, लेकिन अब हमारा जो देश है, क्योंकि ये सारी जो चीजें चल रही थी, हम कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी हम कहीं ना कहीं इससे एसोसिएटेड थे ना, कि मतलब कि नहीं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं बैकग्राउंड में कि नहीं, हम जो है अपने रूरल आर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, हम इंडियन आर्ट की बात कर रहे हैं दोबारा, क्योंकि अभी हम जो है अंग्रेजों का हमारे पर कब्जा, अभी हम उनके जो है गुलाम हो रखे हैं। तो ये बोलते हैं कि ठीक है, हम अपनी आर्ट से मैसेज देना चाहते हैं, हम अपने इंडियन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि प्लीज आप जागो, और हमारी बहुत सारी चीजें हैं, ये हमारे बारे में गलत बोल रहे हैं, हमारे बारे में गलत चीजें फैला रहे हैं, हम लोग एक दूसरे से साथ ही मिलकर नहीं रह रहे हैं, है ना। तो अब ये सारी जो चीजें चल रही थी आर्ट में भी, कहीं ना कहीं हम इंडियन आर्ट को प्रमोट कर रहे थे, फोकस उस पर था। तो अब क्या होता है, 1947 में हमारा देश हो जाता है आजाद, है ना, हमको फ्रीडम मिल जाती है। तो अब ये बोलते हैं सूजा कि यार ठीक है, फ्रीडम मिल चुकी है, अब आप क्यों बार बार जितने भी आपके मिथोलॉजिकल चीजें हैं, रामायण महाभारत, ये सब चीजों के ऊपर आप क्यों बना रहे हो, जो पेंटिंग्स हैं, चित्र क्यों बना रहे हो, और एक ही स्टाइल को फॉलो क्यों कर रहे हो, आप बंद कर काम क्यों कर रहे हो। तो सूजा बोलते हैं कि जो अभी कंटेम्प्रेरी टाइम चल रहा है, यानी कि जो हमारा आज का भारत है, जो नया भारत है, उसमें बहुत ज्यादा गरीबी है, अभी पार्टीशन हुआ है, लोग बहुत दुख में हैं, लोगों की सफरिंग है, लोग मेंटली सिक हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आप उन सब चीजों को बनाओ ना, आप जो रियलिटी है सोसाइटी की, उन सब चीजों को कैनवस पे उतारो, लोगों को जागरूक करो, गवर्नमेंट को बताओ। मतलब ये एक बहुत ही रफ आइडिया मैं आपको दे रही हूँ कि ये इनकी अप्रोच होती है कि ठीक है, आपने बनाया उस टाइम के लिए, वो ठीक था जो आपने किया, लेकिन अब अभी नया ट्रेंड भी तो चलाओ ना, अभी जो नई चीजें चल रही है, जो कंटेम्प्रेरी मतलब जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, जो अभी की जो सिचुएशन है, जो सिनेरियो है, यार आप उसके ऊपर भी तो चीजें रखो ना, उसके ऊपर भी तो बनाओ कि हाँ ये सब चीजें हैं, तो जो आपकी आर्ट है वो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट भी तो करे। उसके अलावा अभी हम यहाँ पे देखते हैं, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से मैं बात कर ही लेती हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट का मेरे पास एक क्वेश्चन आया था इंस्टा पर, वो बोल रही थी कि प्लीज मैम आप इस पे भी थोड़ा सा बता दो हमको, तो इसलिए मैं उसी स्टूडेंट के लिए स्पेशली मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो अभी हम टेक्निकली भी बात कर लेते हैं। नंबर 1 पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है 1947 में हम देखते हैं कि बना है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो FN सूजा है, इनके आर्टिस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो मेन है, एक FN सूजा हो गए आपके, एक आरा हो गए, उसके बाद एक आपके MF हुसैन हो गए, और काफी सारे हैं वैसे तो, तैयब मेहता भी है, गाय तोंडे भी हैं, पर ये थोड़े से मेन हो गए 2-3 आर्टिस्ट। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो इनकी टेक्निकल एस्पेक्ट की मैं बात करूं, इससे पहले आप देखते हो, सबसे पहले से अगर मैं शुरू से बोलूं कि जो हमारा तो BR मिनिएचर कल्चर चल रहा था, सबसे पहले हमने देखा था कि अजंता में काम हो रहा था, उसके बाद फिर हम आ गए थे पाम लीव्स पर, और हम आ गए थे, हम बोले कि हम पेपर पे काम करने लग गए थे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कपड़े पे भी काम हुआ था, है ना, मुगल टाइम में हमजानामा जो है कपड़े पे बनाया गया था, हमजानामा जो है मुगल टाइम में। तो वही है, मिनिएचर का जो ट्रेडिशन चल रहा है वो चारों तरफ चल रहा है, मतलब मीडियम में चल रहा है, मतलब आपके पेपर पे भी है, पाम लीफ भी है, कपड़े भी हैं, काफी काफी सब चल रहा है चीजें, ठीक है। तो यार हम तो ये सब चीजें फॉलो कर रहे थे मिनिएचर में, ठीक है। फिर उसके बाद जो टेक्निक बदलती है वो बदलती है आपकी बंगाल स्कूल में। बंगाल स्कूल में क्या कर रहे हैं, बंगाल स्कूल में चला रहे हैं वॉश पेंटिंग, वॉश का इस्तेमाल हो रहा है। किस पे हो रहा है वॉश का इस्तेमाल, ऑब्वियस सी बात है, पेपर पे होता है, वॉश पेपर पे होता है, तो पेपर पे कर रहे हैं। उसके बाद अब ये जो 1947 आ गया है, यानी कि हमारा पैग आ गया है, PAG यानी कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप आ गया है 1947 में। सूजा इनका जो है एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, फिर हम बोले फॉर्म करते हैं एक ग्रुप, एक आर्टिस्ट को इकट्ठा करते हैं जो उनको लगते हैं कि हाँ ये कुछ नया कर सकते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, बोलते हैं कि ठीक है हम अपनी नई स्टाइल को, नई अप्रोच को फॉलो करेंगे। अब मैं टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जितनी भी स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं ना, बाहर का जितना भी वेस्टर्न आर्ट के जितने भी आपके स्टाइल्स चल रहे हैं, ये बाहर से अपने हम बोले कि अपने बाहर से जितनी भी इनकी लाइंस हैं, जो कलर है, जो थ्योरी है, वो सारी चीजें ये बाहर से इन्फ्लुएंस्ड होते हुए नजर आते हैं। सब्जेक्ट मैटर इनके इंडियन ही रहते हैं कहीं ना कहीं।
मगर ये बाहर की भी जो टेक्निक्स हैं, जो बाहर काफ़ी सारे इज़्म चल रहे हैं आपके, हम बोलें कि एक्सप्रेशनिज़्म है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ज़्यादा बताऊंगी नहीं क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, बाहर का नया स्टाइल बाहर से प्रभावित हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं और यहाँ पर आके जो है इंडिया में नई एक शैली का विकास कर रहे हैं, नई स्टाइल को काम में मतलब कि डाल रहे हैं। और यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली ये भी कि जितने भी आर्टिस्ट है ना, सबका स्टाइल अलग होगा, क्योंकि बंगाल स्कूल में तो आप देख सकते हो वॉश टेक्निक है और सब्जेक्ट मैटर भी सेम है, तो कहीं ना कहीं एक हम बोले कि एक सिमिलैरिटी सी, कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी सी नजर आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको अलग अलग स्टाइल मिलेंगे, सबके हैं, सब बाहर से थोड़े बहुत इन्फ्लुएंस्ड, लेकिन काम में वेरिएशन ज्यादा मिलेगी आपको। जैसे कि अब मैंने आपको बताया था एम एफ हुसैन है, वो अपने घोड़ों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, नहीं हॉर्स के ज्यादा फेमस है। तो जो सूजा है आपके एफ एन सूजा जो है, वो अपने जो है बिंदु को लेके बहुत ज्यादा काम करते हैं, वो बिंदु के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, राइट। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और ये भी फिर लेटर ऑन अपने जो इनके लेटर ऑन बाद के हमको काम मिलते हैं काफी, ये भी जितने भी एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, उनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा वेरिएशंस हमको देखने को मिलती है इनके काम के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का, कि चाहते हैं कि सोसाइटी में अब जो चीजें चल रही हैं प्लीज उनको देखो, अपना नया स्टाइल इवॉल्व करो, स्टाइल को कॉपी मत करो। बंगाल स्कूल आपने बहुत बोल लिया, उसको कॉपी मत करो। और जो सब्जेक्ट मैटर है आपके, जितने मिथोलॉजिकल चीजें आ रही है, प्लीज आप उनको भी कॉपी मत करो। अब चीजें बदल गई हैं यार, अब बाहर मतलब कि काफी लोगों ने फ्लरिशमेंट कर ली, काफी लोगों ने बाहर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया है, बहुत ज्यादा तरक्की हो गई है बाहर। तो प्लीज आप अब चारों तरफ देखो और जो आर्ट का सिनेरियो चल रहा है उसको देखो, और आज के टाइम में आज की जो चीजें चल रही हैं उसके साथ चलो, पीछे मत रहो। ये मैंने आपको इन नटशल आपको बता दिया, सिंपल। उसके अलावा ग्रुप बहुत सारे हैं, कोलकाता ग्रुप है और भी बहुत सारे ग्रुप है, शिल्पी चक्र है, 8090 ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप बहुत सारे हैं। वो सब आप कॉलेज में जब आपका एडमिशन हो जाएगा वहां पर जाके पढ़ोगे, लेकिन ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। ग्रुप के आर्टिस्ट देख लेना जो भी है इनका, वो देख लेना कि कहाँ से थे, ये सब चीजें हैं, बस ज्यादा कुछ पूछता है नहीं। और कब हुआ इसका, हम ग्रुप का फॉर्म हो 1947 में हम देखते हैं, ठीक है। आज़ादी के कुछ टाइम बाद ही हमको जैसे फ्रीडम मिली थी, कुछ महीनों बाद ही इन्होंने ग्रुप फॉर्म कर लिया था। अब हम देखते हैं कि अब हमारे जो हम देख लेते हैं 2 प्रिंट मेकर हम देख लेते हैं, फेमस 1, और 2 हम स्कल्प्टर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अब हम जान लेते हैं 2 मेन जो हमारे प्रिंट मेकर थे उनके बारे में। तो नंबर 1 आ जाते हैं आपके कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी वही, ये जो है ये बहुत ही फेमस प्रिंट मेकर और स्कल्प्टर हैं आंध्र प्रदेश से। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो कृष्णा रेड्डी है उनका एक काम है बहुत ज्यादा फेमस है, वर्लपूल, या फिर इसको भंवर भी बोलते हैं। इनकी जो टेक्निक है, इन्होंने इंटाग्लियो में इन्होंने काम किया, और जो काम है इनका आपको नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में देखने को मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि सिर्फ इंटाग्लियो ही नहीं, उसके अलावा ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आपकी एचिंग है और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें भी काम करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद हम हमारे आ जाती है फिर अनुपम सूद। अच्छा, अनुपम सूद जो है एक फीमेल आर्टिस्ट है, आप थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। और हम देखते हैं जो अनुपम सूद है ये यहाँ से डिप्लोमा लेती है, कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली से ही ये डिप्लोमा करती हैं, और इनका ये प्रिंट मेकिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो अनुपम सूद जो इन्होंने वही कॉलेज ऑफ आर्ट से इन्होंने डिप्लोमा किया, और ये भी अपने प्रिंट्स को लेके बहुत ज्यादा फेमस है। ये भी बहुत सारे काम करती रहती है, ये ड्राई पॉइंट में काम करती है, सिल्क स्क्रीन में काम करती है, लिथोग्राफी में काम करती है, और भी बहुत सारे इन्होंने काम किए हैं। इंटाग्लियो में भी इन्होंने काम किया है, और इनके 1-2 फेमस वर्क भी हैं जो कि अभी हमको थोड़ा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम काम और मतलब अब ये तो मैंने यहाँ पे हमने 2 ही करने थे वैसे तो डिस्कस, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सोचा बता दूं। उसके बाद फिर हम एक और प्रिंट मेकर हम देखते हैं, और प्रिंट मेकर का नाम है सोमनाथ होर। तो सोमनाथ होर है ये बहुत ज्यादा हमारे फेमस आर्टिस्ट, ये हम बोले कि प्रिंट मेकर है। इनके उसमें हम देखते हैं कि जो सोमनाथ होर है, इनका जो बर्थ है वो हमको बांग्लादेश में देखने को मिलता है। और इनके काम की खास बात ये है कि इनके जो काम होते हैं, जितने भी आपके हम बोले कि वॉर्ड्स वगैरह हो गए, उनके ऊपर बेस्ड होते हैं, क्योंकि जो वॉर्ड्स वगैरह होते हैं उसमें जो लोगों की सफरिंग होती है, जो मेंटली वो टॉर्चर होते हैं, वो सब चीजें, क्योंकि हम देखते हैं कि 1943 भी एक ऐसा टाइम था कि बंगाल में बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया था। तो हम वहाँ पे देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोग जो है भूखे थे, बहुत ज्यादा भूखमरी हो गई थी, लोगों को फूड नहीं मिल रहा था खाने के लिए, बहुत सारी चीजें थी। तो उस वक्त जो सिचुएशन थी, उस वक्त जो मतलब हालात से हम गुजर रहे थे, वो उन सब चीजों को उठाकर, इनके सारे वो सब्जेक्ट मैटर होते हैं, उन सब चीजों को उठाकर ये जो अपना सरफेस है, जो हम बोले इनका जो काम है, जो हम बोले कि जो इनका कैनवस है, वो उसके ऊपर डिपिक्ट करते हुए नजर आते हैं। बहुत सारे प्रिंट्स ये निकालते हैं, प्रिंट्स में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। और हम देखते हैं कि ये सिर्फ
एचिंग और एक्वाटिंट में ही काम नहीं करते हैं, और भी बहुत सारी टेक्निक्स ही अपनाते हुए नजर आते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो सोमनाथ होर हैं, ये हम देखते हैं कि इनको इनके काम के लिए बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन और अवार्ड्स भी मिलता है। बात अगर की जाए तो उनके बहुत सारे काम हैं, बर्थ ऑफ रोज भी है एक, बहुत सारी चीज़ें हैं, रिफ्यूजीज के ऊपर भी काम करते हुए नजर आते हैं। मगर इनका एक इंपॉर्टेंट काम है, उसका नाम है द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन आप देख सकते हो कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में है और इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद अब अगर हम बात करें, हम अपने स्कल्प्टर्स की बात करें, तो स्कल्प्टर्स में हमारे दो मेन स्कल्प्टर आ जाएंगे। नंबर 1 देवी प्रसाद राय चौधरी एंड नंबर 2 रामकिंकर बेज, राइट। तो ये जो देवी प्रसाद राय चौधरी है, इनका एक काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायम्फ्स ऑफ लेबर, यानी कि श्रम की विजय, वो हम यहाँ पे इनका जो है काम वो देखने को मिलता है। कई बार पूछ लेता है इनके काम के, इस काम के बारे में पूछ लेता है कि ट्रायम्फ ऑफ लेबर जो है कहाँ पर है, या फिर हम बोलें कि इसका जो है मीडियम कौन सा है, कई बार पूछ लेते हैं। फिर देवी प्रसाद राय चौधरी किसके लिए फेमस है। उसके बाद हम देखते हैं कि रामकिंकर बेज आपके एक इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट आ जाते हैं। रामकिंकर बेज का संथाल फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्क्रीट से इन्होंने बनाया है और इनके बहुत सारे काम जो है, इन्होंने ऐसे लोकल मटेरियल से लेकर काफ़ी काम किया है। और उसके अलावा बात करूँ, जो लोकल जो चीज़ें हैं, जो लोकल लोग हैं, जो फोक्स हैं हमारे, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हुए नजर आते हैं। उसके अलावा दिल्ली में एक हम RBI यानी कि आपका हम बोले RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एंट्रेंस है, वहां पर भी इनके 2 स्कल्पचर हमको देखने को मिलते हैं, यक्ष और यक्षी के। तो कई बार पूछा जाता है कि RBI के फ्रंट में जो यक्ष और यक्षी है वो किसके द्वारा बनवाए गए हैं, तो आंसर होगा रामकिंकर बेज, राइट। उसके अलावा ये तो आपके 2 मेन हो चुके हैं स्कल्पटर। तो अब हम देखते हैं कि हमने अभी तक जो जाना है मोटा मोटा, हम देखते हैं कि नंबर 1 हमने जान लिया है कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो आते हैं, कंपनी स्कूल का जो है यहाँ पे फ्लरिशमेंट होता है। बिल्कुल एकदम फैक्ट की बात करिए हमने, ताकि जो चीजें रहें एकदम कट क्लियर रहें, बिल्कुल एकदम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रहें, ताकि आपको चीजें अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए आप इधर उधर ना घूमो, मतलब समझ जाओ कि हाँ ये वाला काम इसका है। तो हमने पहले देखा था कि ब्रिटिश स्कूल आ जाता है, फिर उसके बाद हमने देखा था बंगाल स्कूल आ जाता है, फिर उसके बाद इंडिविजुअली भी काम करने लग जाते हैं आर्टिस्ट, और जो MF हुसैन है आपका वो आ जाता है, हम बोलें कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में भी जाके बाकी फिर ये मिल जाते हैं। राजा देव वर्मा जो है वो थोड़े अलग आ जाते हैं, आपकी जो अमृता शेरगिल हैं वो अलग आ जाती हैं। उसके बाद फिर हमने 2 स्कल्प्टर देखे थे, देवी प्रसाद राय चौधरी और रामकिंकर बेज। मेन उनके काम हमने थोड़ा सा देख लिया है। उसके अलावा हमने देखा है कि 2 प्रिंट मेकर हो जाते हैं, खैर हमने 3 ले ही लिए थे। आपकी अनुपम सूद भी हमने उसमें इन्वॉल्व कर लिया था, अनुपम सूद थोड़ा मेन हो जाती हैं। अनुपम सूद का भी हमने देख लिया था थोड़ा सा, और उसके अलावा हमने 2 प्रिंट मेकर हमारे कृष्णा रेड्डी हो गए और सोमनाथ होर हो गए, ये थोड़ा सा देख लिया था। कहने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रिंट मेकर कौन है, स्कल्प्टर फेमस कौन है, राजा वर्मा किस लिए जाने जाते हैं, उसके अलावा जो आपके MF हुसैन है वो किस लिए जाने जाते हैं। मेन हमने चीजें उनकी जान ली है, ठीक है। उसके अलावा अब कई बार देखा गया है कि और भी सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जो कंटेम्प्रेरी चीजें चल रही हैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि कई बार सुबोध गुप्ता से ले लेंगे, सुबोध गुप्ता क्योंकि अभी जो है कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट में बहुत ज्यादा फेमस है। सुबोध गुप्ता का एक काम है डाडा, वो आपको नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में देखने को मिलेगा। तो वही स्टील के ऊपर, स्टील के जितने भी आपके यूटेंसिल्स होते हैं, जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं ये। अनीश कपूर है, अनीश कपूर भी बहुत ज्यादा फेमस है, वो भी कहीं ना कहीं इंस्टॉलेशन में उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। वो बहुत सारे मीडियम मेथड्स में काम करते हैं, उनके काफ़ी काम भी हैं फेमस 1-2। उसके अलावा हम ये देखते हैं, एक क्लाउड गेट है उनका काम अनीश का, तो एक बार हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अभी हमने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था, ये अभी हमने इंडियन कंटेम्प्रेरी कर लिया है कंप्लीट। ये मेन आर्टिस्ट हमने आपको बता दिए। थोड़ा सा और देख लेना, अगर आपको लगे कि और थोड़ा जान लेना, इनका देख लेना कहाँ बर्थ हुआ, क्या क्या है, ये डेथ कहाँ पे हुई। अच्छा, ये जो MF हुसैन, इनको गोल्डन बेयरर अवार्ड भी मिल चुका है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो MF हुसैन की डेथ हुई थी ये लंदन में हुई थी, ये मुझे अभी याद आ गया तो मैंने बता दिया। तो कई बार ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर ऐसे कोई क्वेश्चन, ऐसा कुछ क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं कि ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है जो पेंटिंग के अलावा जो है पिक्चर्स भी बनाता था या फिर डायरेक्टर भी था। तो MF हुसैन ही थे। MF हुसैन जो आपकी है मूवीज वगैरह भी बनाते थे, राइट।
उसके बाद और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, तैयब मेहता हैं और बहुत सारे बहुत सारे हैं, क्योंकि तैयब मेहता को भी उनकी एक उन्होंने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कूडल नाम से, ऐसी कुछ नाम है, कूडल उसको बोलते हैं, कुछ ऐसी तमिल का शायद ये वर्ड है, अलग वर्ड है ये, हिंदी का नहीं है। उसके लिए भी उनको एक अवार्ड मिला था, उसको हम बोले तैयब मेहता को। तैयब मेहता भी बहुत ज़्यादा फेमस है, महिषासुरमर्दिनी है उनका काम, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, खैर इतना नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये वेरिएशंस ऑफ आर्टिस्ट मिलेंगे और वेरिएशंस ऑफ स्कूल्स भी मिलेंगे, बहुत सारे स्कूल्स भी हैं, वो सब इतना नहीं जाएंगे डिटेल में, इतना वगैरह पूछता भी नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है आपके, मैं सच बताऊं तो 11th-12th में, तो इसीलिए हमने नहीं लिया है उसको इतना। उसके बाद अब बच्चे जो है काफ़ी पूछ रहे थे वेस्टर्न आर्ट के बारे में, तो अभी मैं लास्ट टाइम आपको बता रही थी वेस्टर्न आर्ट के बारे में, थोड़े से टॉपिक्स हमने कवर कर भी लिए थे। अब उसमें हम देखते हैं कि कई बार क्यूबिज्म से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आपका सर रियलिज्म से क्वेश्चन आ जाता है, तो ये सब चीज़ें हैं क्या, तो उसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो मेन आर्टिस्ट हैं हमारे, जैसे कि पिकासो हो गया, वैन वॉग से भी आ जाता है, वैन वॉग आपके पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में आ जाते हैं, खैर इतना जाओ मत आप, पर इतना पता होना चाहिए कि जो वैन वॉग हैं वो अपने सनफ्लावर के लिए जाने जाते हैं, और जो इम्पेस्टो टेक्निक है उनका काम हमको देखने को मिलता है। इम्पेस्टो वही मतलब जो थिक लेयर ऑफ कलर है, कलर को हमने ऐसे लिया और नाइफ से और उसको ऐसे अप्लाई कर दिया कैनवस पे, तो उनके जो ब्रश स्ट्रोक्स होते हैं वो काफ़ी विजिबल होते हैं, उसको इम्पेस्टो टेक्निक बोलते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा काम करते हुए नजर आते हैं, सनफ्लावर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पिकासो का मैंने बताया था, गुर्निका वगैरह है इनका। और अच्छा, पिकासो कई बार क्वेश्चन देखा गया कि ब्लू पीरियड है और उसके अलावा पिंक पीरियड है, ये किसके पीरियड है, तो ये पिकासो है। पीरियड का कहने का मतलब ये है कि एक सर्टेन टाइम है, उसमें जो पिकासो है ना काफ़ी ब्लू जो कलर है उसको लेके काम करते हैं, और कुछ ऐसा पीरियड आता है कि उसमें ना पिंक कलर पे बेस इनके काम होते हैं, तो बस वही ब्लू पीरियड, पिंक पीरियड ऐसे करके इनको बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। माइकल एंजेलो के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, उनके फेमस आर्ट वर्क वगैरह पूछ लेते हैं। मैंने आपको बताया था सिस्टीन चैपल हो गया उसका, और भी एक दो पूछ लेते हैं। उसके अलावा फिर ये सारे रेनेसा में हो गए आपके, रेनेसा में रफायल भी आ जाते हैं, कई बार पूछ लेते हैं, इनकी लोकेशन पूछ लेते हैं। अच्छा, डाली का कई बार पूछ लेते हैं कि स्पेन से थे, स्पेन से कौन सा आर्टिस्ट था जो हम बोलते हैं कि मेल्टेड वॉच, ये सब मैंने आपको बताया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं, तो ये थोड़े से ना हम बोलें कि आ जाता है, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि कई क्वेश्चन ऐसे मैं पढ़ रही थी तो मैं देख रही थी, अभी हम थोड़ा मिसलेनियस डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम सब कुछ कवर कर रहे हैं, ठीक है, कंपाइल कर रहे हैं। कई बार मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसे भी देखे थे कि पूछा गया था ऐसा कौन सा इंडियन आर्टिस्ट है जो जैसे कि जो सबकॉन्शियस माइंड पे ऊपर काम कर रहा है, जो अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि जो डाली है वो भी सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड पे ही काम करते हैं। थोड़ा सा बता दूंगी अभी थोड़ी देर में कि क्या होता है ये सब चीजें। तो ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि जो लिटरेचर के लिए जाने जाते हैं अपने काम के लिए, इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है अपने लिटरेरी वर्क के लिए। तो ये भी याद रखना कि ये पहले ऐसे इंडियन आर्टिस्ट थे, या फिर हम बोले कि ऐसे इंडियन पोएट थे, ऑथर थे, जिनको अपने लिटरेरी काम के लिए, इनको अपने साहित्य के कंट्रीब्यूशन के लिए, साहित्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ये भी थोड़ा देख लेना। अब मैं सब मिसलेनियस आपको कवर कर रही हूँ, जो भी यार देखो जितना भी मुझे पता है, जितना मेरे दिमाग में आ रहा है वो सब मैं बोल रही हूँ एकदम फ्रिक्वेंटली। हाँ, तो अभी हम थे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। तो यार सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड इतना समझ लो कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं कॉन्शियस हूँ, ठीक है। जो मेरी इमेजिनेशन है, जो मतलब चीजें मैं सोचती हूँ, वो सारी मेरी जो मेमोरी में पड़ी है वो हो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं तो हम अभी मैं कॉन्शियस हूँ, लेकिन अभी जो मेरी मेमोरी है, यानी कि अभी मेरी मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मेरे घर का एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, सारे मेमोरी में है। तो ये सारा हो गया अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो यही सब है, जितनी भी हमारी इमेजिनेटिव चीज़ें होती हैं, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, यहीं से कहीं ना कहीं डिराइव होती हैं, ओके। तो इमेजिनेशन पे बेस्ड है रविंद्रनाथ टैगोर के काम। बस अभी आप फिलहाल इतना जान लो। उसके अलावा देखा गया है कि और भी बहुत सारे आपके प्रेस रिलीज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐड से कई बार पूछ लेते हैं। जब मैंने पेपर दिया था अपना जीके में, तो उसमें पूछा गया था कि एडिडास की फुल फॉर्म क्या है। तो जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं ये सब भी आप देख लेना यार, इनकी फुल फॉर्म वगैरह क्या है। कई बार ये क्वेश्चन देखा जाता है, क्योंकि ये ना बहुत बड़ा वो है कॉन्सेप्ट, ही बहुत बड़ा है ये एरिया बहुत वास्ट है करंट अफेयर का और जीके का। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि जीके में जो है सिर्फ कल्चर, आर्ट एंड कल्चर से ही क्वेश्चन आएंगे, तो नहीं भाई, आर्ट एंड कल्चर से भी आएंगे और उसके अलावा और भी बहुत सारे एरिया वहाँ से ही पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई आइडिया नहीं है हम लोगों को, जितना बाकी हमको पता है वो सब हम क्विज पे डाल रहे हैं। उसके बाद रही करंट अफेयर की, करंट अफेयर में मैंने आपको बता ही दिया था कि सतीश गुजराल और ये सब अभी रिसेंटली इनकी डेथ वगैरह हुई है, और अभी रिसेंटली कहाँ पे आपका वो हुआ है,
आर्ट फेयर कहाँ पर हुआ है, और ये सब चीज़ें ही हैं। जितने भी आसपास आपके आर्ट इंस्टीट्यूशन है उनसे पूछ लेते हैं, कोई रिसेंट कोई खबर हो तो फुल फॉर्म पूछ लेंगे किसी चीज़ की। तो वही है यार, करंट अफेयर में भी यही है कि करंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपकी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी आ जाएंगी, और उसके अलावा और भी जो जनरल करंट अफेयर होता है वो भी कुछ भी पूछ सकते हैं यार, कुछ भी, कोई नहीं पता हमको कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, नो आइडिया। तो अभी जैसे कि हमने बोला कि एडिडास की फुल फॉर्म देख लेना, तो ये सारे क्वेश्चन ना ज़्यादातर मतलब अप्लाइड आर्ट वाले बच्चों का और मतलब विजुअल कम्युनिकेशन में कवर हो जाते हैं, और कई बार जीके में भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और अगर हम ज़्यादा बात करें मतलब विजुअल कम्युनिकेशन और आपके अप्लाइड आर्ट वाले बच्चों में, तो देखते हैं कि ज़्यादातर एनिमेशन से, फोटोग्राफी से, पोस्टर से, लेआउट से, पता होना चाहिए लेआउट क्या होता है, पोस्टर क्या होता है, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो हम देखते हैं कि कई बार पूछ लेते हैं कि आपका प्रेस एड से पूछ लेते हैं क्वेश्चन, लेआउट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फोटोग्राफी की बात करूँ तो पूछ लेते हैं कि अपर्चर क्या होता है, फिर हम बोलें कि आईएसओ क्या होता है, और उसके अलावा एनिमेशन से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि 2D एनिमेशन क्या होता है, 3D एनिमेशन क्या होता है, स्टॉप मोशन से क्वेश्चन देखे जाते हैं। उसके बाद हम देखें कि कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि FPS क्या होता है, फिर हम बोले कि उसके बाद ये भी पूछ लेते हैं कि VFX क्या होता है, कई बार पूछ लेते हैं इसके बारे में। और ये भी देखा गया है कि UI/UX यानी कि वही UI/UX इंटरफेस के बारे में आपको पूछ लेते हैं, इंटरफेस डिजाइन के बारे में आपसे पूछ लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि और भी काफी सब चीजें हैं, पोस्टर से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद साइज पूछ लेते हैं, A3 जो शीट है, फिर A3 साइज का क्या, A3 का क्या साइज होता है, A4 का क्या साइज होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी देखे गए हैं। उसके अलावा हम बात करें कि हाँ, ऐसा क्वेश्चन भी देखा गया है कि जो मिक्की माउस है, मिक्की माउस का कैरेक्टर किसने डिजाइन किया है, ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा देख लेना। उसके अलावा हम देखें कि अभी स्टैनली की डेथ हुई थी, तो ये भी कई बार क्या पता पूछ लें कि जो स्टैनली है उन्होंने कौन सा कैरेक्टर डिजाइन किया था, है ना। स्टैनली अपने वही स्पाइडरमैन के लिए जाने जाते हैं, स्पाइडरमैन बताया था उन्होंने, बनाया था, और उनकी अब डेथ हो गई है। और जो वही मैंने आपको बोला मिक्की माउस, तो वही वॉल्ट डिज्नी ने बनाया था। तो ये क्वेश्चन आप थोड़े से देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि आ सकते हैं यार इसमें, देखो क्योंकि है ना बहुत ज्यादा वेरिएशन है स्पेशलाइजेशन की। आर्टिस्टी वाले बच्चे तो कर ही लेंगे, जितना भी हमने बता दिया वो सब पूछा ही जाएगा उनसे भी जीके में, मगर हाँ ये इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं उनके लिए भी। और उसके अलावा जितने भी आपके पेंटिंग वाले भी कर लेंगे, पेंटिंग वही मैंने आपको टेक्निक्स बता दी थी सारी, मैं कल डिस्कस किया था वीडियो में, आपका लास्ट वीडियो में। और उसके अलावा हमने जितने भी आपके, हम बोलें कि स्कल्पचर आ गया, तो हाँ स्कल्पचर में भी आप थोड़ा सा ध्यान दे लो। एक हमको एक स्कल्पचर देखने को मिलता है, बहुत ही मैसिव स्कल्पचर, हम बोलें कि मतलब मोनोलिथिक स्कल्पचर है आपका गोमटेश्वर बाहुबली का, हमको देखने को मिलता है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया आपका स्कल्पचर के पर्सपेक्टिव से। और उसके अलावा हम और बात करें, फिर अगर हम थोड़ा सा टेम्पल आर्किटेक्चर की बात भी कर ले, तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा 2-4 चीजें मेंशन कर रही हूँ, सब मिसलेनियस के अंदर आपका आ जा रहा है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर में हमको एलोरा में एक जो है हमको कैलाशनाथ टेम्पल देखने को मिलता है, जिसको हम केव नंबर 16 भी बोलते हैं, 16। तो ये पहला क्या मतलब ऐसा एक इकलौता ऐसा टेम्पल है जो मोनोलिथिक टेम्पल है, यानी कि एक पत्थर की चट्टान को काट कर बनाया गया है। उसको पहले ऊपर से बनाया गया था, फिर नीचे से इसका जो है काम किया गया था, और ये लगभग 100 फीट का है, ठीक है। तो 100 फीट का मोनोलिथिक टेम्पल आर्किटेक्चर, या फिर हम बोले टेम्पल, कहीं और हमको देखने को मिलता नहीं है। ये एक ऐसे इकलौता टेम्पल जो इतना ऊंचा है और अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ही ज्यादा जो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस है वो मैं आपको लेके चल रही हूँ। उसके अलावा फिर वही हम अगर दोबारा आपका वही उस पर आ जाएं, विजुअल कम्युनिकेशन पे, और जितना भी आपका ये वाला आ गया एरिया, अप्लाइड आर्ट वाला आ गया, तो यहाँ पर आर.के. लक्ष्मण का भी थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि मैंने कैरेक्टर की बात की थी ना, अभी मिक्की माउस की कैरेक्टर की बात की थी। तो ये भी याद रखना कि आर.के. लक्ष्मण जो है हमारे, ये भी बहुत फेमस, बहुत फेमस इंडियन कार्टूनिस्ट है, और इनका मतलब एक कैरेक्टर है कि इन्होंने गट्टू बनाया था, वो भी इनका बहुत फेमस है एशियन पेंट्स के लिए। उसके अलावा हम देखते हैं कि द कॉमन मैन का भी कैरेक्टर बहुत फेमस हुआ था। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी काम करते थे, तो वहाँ भी काफ़ी इनका पब्लिश होता रहता था, और न्यूज़पेपर के लिए एज अ इलस्ट्रेटर इन्होंने काम किया है, कार्टूनिस्ट इन्होंने काम किया है, और बाल ठाकरे के साथ भी ये काम कर चुके हैं। तो वही सब चीज़ें हैं, तो ये सारी चीजें हैं यार, तो इनको है ना आप थोड़ा सा देख लेना एक बार। हमने बता दिया है ना नटशेल कि यार देखो इतना हमको पता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं। और उसके अलावा यहाँ पे मैं एक बच्चे का क्वेश्चन लेना चाहूंगी आज। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम कि ऑनलाइन एग्जाम आ रहा है तो कैसे होगा, हमने पहले कभी दिया नहीं है ऑनलाइन एग्जाम, तो कैसे सब चीजें होती हैं। देखो नंबर 1 बहुत सिंपल सी बात है, अभी आप एग्जाम देने जाओगे, आपका सेंटर पड़ेगा, ठीक है, वहां पे आपको
एक डेस्क दे देंगे वो लोग, और वहाँ पर आपको एक कंप्यूटर होगा आपका, जो भी होगा वहाँ पर आपको मॉनिटर पे आपका आ जाएगा, मॉनिटर पे आपका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। तो वहाँ पर सारे गाइडलाइंस एक बार पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि एक बच्चे ने पूछा भी था कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो यार देखो, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन मेंशन नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो उसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, जब पेपर देने आप जाओगे तो वहाँ पर आप एक बार गाइडलाइंस देख लेना। जब आपका एग्जाम होगा तो आपको 10-15 मिनट मिलते हैं कि आप अच्छे से गाइडलाइंस पढ़ लो उनको अच्छे से। तो गाइडलाइंस पढ़ लेना, वहाँ पे मेंशन होगा, होगी तो भी मेंशन होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो भी मेंशन होगा। उसके अलावा एक बच्चे ने ये भी वो क्वेश्चन पूछा था कि मैम 150 मार्क्स तक आपका वो आएगा क्वेश्चन पेपर, लेकिन उसमें मैम कितने क्वेश्चंस आएंगे? तो यार हमको नहीं पता। इन्होंने सिर्फ यहाँ पे इतना मेंशन कर रखा है कि 150 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे ये हम नहीं जानते, ना ही इन्होंने मेंशन कर रखा, ठीक है। अब जो बच्चे ने पूछा था कि जो स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम ऑनलाइन एग्जाम का बता दो। ऑनलाइन एग्जाम बहुत ही सिंपल एग्जाम है, मैं खुद अपीयर हो चुकी हूँ ऑनलाइन एग्जाम में, एक बार नहीं कई बार, मैं 2 बार मैंने दे चुकी हूँ एग्जाम। मैंने अपना नेट का भी एग्जाम दिया था, उसके अलावा मैंने अपना एनबीएस का भी दिया था। तो उसमें क्या होता है कि बस वही आपका स्क्रीन रहती है आपकी, और उसमें आपका पेपर ये दे देंगे। जैसे अभी आप हमारे इंस्टा पे क्विज अटेम्प्ट कर रहे हो ना, कि हम इंस्टा पे क्वेश्चन डाल देते हैं, उसके 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो ऐसे ही आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और उन क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हो गए उनमें से जो आपको ठीक लगता है आप उस पर क्लिक कर देना, और उसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि उसको सेव करना है नहीं करना है। सेंटर में जो आपके जितने भी आपको स्टाफ मिलेगा, जो लोग होंगे, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। जो भी कुछ भी समझना है उनसे पूछना, एकदम पोलाइटली पूछना कि मैम या सर जो भी है, मुझे यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आप प्लीज मुझे बता देंगे, आप प्लीज मेरी हेल्प कर देंगे। वो बता देंगे आपको। वो एकदम वो रेडी रहते हैं कि बच्चे को कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटी होती है कि सेंटर पे जो बच्चा एग्जाम देने आ रहा हो, एक एक बच्चे पर उनका ध्यान रहता है कि किसी चीज की परेशानी ना हो बच्चा, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी आप 12th पास करके आ रहे हो और अभी फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हो, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, शांति से जाना, जो समझना है एकदम पोलाइटली आपको बोलना है वहां पे, ठीक है। उसके अलावा ये जो आपके जो एक क्वेश्चन ये भी आया था बच्चे का इंस्टा पर कि मैम इंग्लिश मीडियम में होगा या हिंदी मीडियम में? देखो, दोनों मीडियम में आपका पेपर होगा, इंग्लिश मीडियम में भी होगा, इंग्लिश वाले पे क्लिक कर देना, इंग्लिश मीडियम पे आ जाएगा। मीडियम्स लिखे होते हैं, हिंदी पे क्लिक कर देना, हिंदी में आ जाएगा। यार बहुत ज्यादा सिंपल है, जैसे आप एप्लीकेशन कोई ऐप यूज करते हो ना अपने फोन पर, वैसे ही यहाँ पे भी काम होगा। बहुत बहुत आसान है। इवन मैं बोलती हूँ कि जो ऑनलाइन है वो ज्यादा इजी है, ठीक है। क्योंकि जो आपका ऑफलाइन होता था, जब हाँ वो मिलती थी आपको OMR शीट मिलती है, तो ऐसे ऐसे करके आपको फिल करने पड़ते हैं उनमें सर्कल्स। तो खैर, तो उसके अलावा फिर हम हाँ अपने मीडियम पर थे, तो जो आपका मीडियम होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ आपके एग्जाम से रिलेटेड। कई बार ऐसा होता है कि जो हिंदी होती है ना, हिंदी में कई बार है ना वर्ड्स कुछ समझ नहीं आते हैं, या फिर कई बार इंग्लिश थोड़े टफ वर्ड्स यूज करते हैं, तो उसकी है ना हम कई बार हिंदी भी देखना चाहते हैं। दोनों मीडियम के बच्चों के साथ ही होता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूंगी, जब आप अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे होंगे ना, तो एक बार जो अगर आपको समझ ना आए, सपोज हिंदी का कोई क्वेश्चन है वो समझ ना आए, तो एक बार लैंग्वेज चेंज करके ना इंग्लिश में देख लेना उसको, ठीक है, और फिर आप अपना आंसर दे देना। तो वहां पर आपको टाइम मिलेगा, 10-15 मिनट का टाइम जो भी है वो आपको मिलेगा, और आपका एग्जाम तो शुरू होगा एकदम टाइम पे ही। उससे पहले आपका वही, उसमें आप अपना एडमिट कार्ड वगैरह सब साथ में लेके जाना, जो भी है फोटो वोटो जो भी है, मुझे इतना पता नहीं है कि क्या क्या मेंशन कर रखा है उन्होंने अपने एडमिट कार्ड में, अच्छे से संभाल के उसको लेके जाना। और वहां पे जो भी सब चीजें होगी वही यार जैसे स्कूल में करते थे ना, रोल नंबर वगैरह फिल कर देते थे, ये सब चीजें ही वहां पे वो मेंशन करवाएंगे। एडमिट कार्ड में जो भी मेंशन होगी वही सब करवाएंगे, बता देंगे। वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं सेंटर्स पे, ऐसे बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, डरने वाली घबराने वाली कोई बात नहीं है। बहुत 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 ईजी होगा और उसमें ठीक है। और टाइम लिमिट का यार थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे जो है, कई बार बच्चों का क्या बोलूं यार, मेरे साथ भी ऐसे होता था, मैं भी उसी टाइम से निकल चुकी हूँ। तो कई बार ऐसे होता था कि यार टाइम नहीं बचा हुआ और क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो खैर मैं तो अपनी वॉच लेकर जाती थी, लेकिन आपको शायद वहां पे अलाउ करेंगे नहीं, वो वॉच वगैरह कुछ अलाउ नहीं करते हैं जब भी आपके ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह होते हैं। इवन शायद पेन भी वो आपको नहीं लेके जाने देंगे अंदर, पेन और एक रफ कॉपी, एक रफ पेज आपको शायद वहां पर मिलेगा। मेरे को दोनों टाइम मिला था, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे इस वाले का कोई आइडिया नहीं है। पेन वेन भी वो लेके जाने नहीं देते, कुछ नहीं लेके जाने देते, बस आपके पास एक एडमिट कार्ड होना चाहिए और उसके अलावा या फिर कोई आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए आपके पास, कोई भी आपका आधार कार्ड हो गया, कुछ भी देख लेना उसमें जो भी मेंशन था, पैन कार्ड है या जो भी है आपका
आइडेंटिटी कार्ड जो भी है वो आप एक बार देख लेना। तो बस यही है। तो और बाकी ये है कि यार बहुत आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। और जितना भी अभी तो मेरे को जितना लगता था मैंने आपको बता दिया है, मोटा मोटा जो मुझे अभी तक याद आ रहा था। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्विज हैं यार, हम इंस्टा पे डालते रहते हैं। और ये हमारी लास्ट वीडियो है इसलिए मैंने इसमें सब कुछ कवर कर दिया है। और भी अगर लगेगा कि हाँ ठीक है, वैसे तो यार देखो ऑलमोस्ट हो गया और हमने ना इन मतलब आपकी 8th वीडियो है तो यार वही फर्स्ट में तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया था, तो वही 7 वीडियो आप मान के चलो, ठीक है। तो यार हमने ना बहुत जितना हमसे हो सका है ना, हमने पूरे अपने एफर्ट्स दे दिए और पूरी कोशिश की है कि आपको मतलब बेहतर चीज़ें हम प्रोवाइड करवाएं और बहुत सरल तरीके से समझाएं। और अभी बिल्कुल भी टाइम बचा नहीं है इतना, क्योंकि अब अचानक से यार पता ही नहीं था कि सब थ्योरी बेस्ड हो जाएगा। और यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ कि देखो यार, अभी आपका जो बैकग्राउंड है प्रैक्टिकल कर रहे थे अब इतने टाइम से, ठीक है, और जो बैकग्राउंड है प्रैक्टिकल बैकग्राउंड हो रहा होगा। आर्टिस्ट्री वाले बच्चों को भी मैं साइड रख रही हूँ। आर्टिस्ट्री वाले बच्चों क्योंकि फर्स्ट ईयर से आपको अलग डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा आर्टिस्ट्री वाले बच्चों का, उनका प्रैक्टिकल नहीं होता कॉलेज ऑफ आर्ट में। फर्स्ट ईयर से ही वो आर्ट हिस्ट्री पढ़ेंगे, 4 साल तक उनका अलग ही हो जाता है डिपार्टमेंट, सीधी सी बात है। तो जितने भी आपके 5 स्पेशलाइजेशंस होते हैं, 5 मेजर होते हैं, ये सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं फाउंडेशन में सब सिखाएंगे तुमको। तो खैर अब ये तो अलग बात हो गई, लेकिन अब मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि अभी आप कर रहे थे प्रैक्टिकल, अब आपको इन 7 दिनों में ये जो हमारी जो भी 7 वीडियो बनी है इंट्रोडक्शन को हटाकर, मुझे उम्मीद है हम पूरी टीम को, किशोर कलाकार की पूरी टीम को उम्मीद है कि आपको आपके कुछ तो कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, कुछ तो चीजें क्लियर हुई होंगी, कुछ तो आपकी थ्योरी जो है स्ट्रॉन्ग हुई होगी। तो यार अब आपको इस बात पे ना खुश होना चाहिए, अब आपको इस पे प्राउड फील होना चाहिए कि यार हमारा ऐसा पहला बैच था 2020 का जिसमें हम लोगों प्रैक्टिकल कर रहे थे और हमारे प्रैक्टिकल हमने साइड छोड़कर अलग रख कर थ्योरी के बेस पर अपना एग्जाम निकाला है। तो आपको इस बात का प्राउड होना चाहिए और आप एग्जाम्पल सेट करो कि हाँ यार हम लोग ये कर सकते हैं, और एकदम कॉन्फिडेंट रहो यार और अपने में ना विश्वास रखो। फेथ इज एवरीथिंग। तो बिलीव रखो कि हाँ यार नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, और ये बहुत आसान है, मैं आपको बता रही हूँ। और इंटरेस्ट जरूर डेवलप करो, आगे जाओगे। अभी कॉलेज में एडमिशन होगा, सच बता रही हूँ, एज अ सीनियर बता रही हूँ, सीनियर होने के नाते बता रही हूँ। कॉलेज ऑफ आर्ट में जाओगे, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, सबको नहीं बोल रही, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, सीधी सी बात है। मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बच्चे काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब काम को एक्सप्लेन करने की बारी होती है ना, कुछ नहीं बोल पाते हैं। उनको नहीं पता होता कि उनके काम के पीछे थ्योरी क्या है, फिलोसफी क्या है, कुछ नहीं करते हैं। थ्योरी की क्लास शायद वो अटेंड नहीं कर पाते हैं, कई बार बिजी होते हैं और कई बार वो इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते हैं। तो वही है, आप अगर थ्योरी जान लोगे ना, आपका एक बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी जो काम है उसमें एक प्लस पॉइंट ऐड हो जाएगा, आपके काम में जो है ना आपका काम स्ट्रांग हो जाएगा काफी। मैं बोलूँ आपके पास वर्ड्स होंगे, आप अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो। क्योंकि हम बस यार ये जो देखकर जो बनाते हैं हम चीजें, स्टिल लाइफ, ड्राइंग है, जो भी है, अच्छी बात है, आपकी बेसिक्स हैं, आपको फर्स्ट ईयर में सिखाए भी जाएंगे, लेकिन आगे जाके ना जब अपना नया स्टाइल डेवलप करोगे ना, तो आपका जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, आपकी जो नॉलेज है आर्टिस्टिक की, वो भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ठीक है, अब आपके पास ये बहुत अच्छी बात है कि आप कॉलेज में एंट्री लेने से पहले इतनी सारी चीज़ें जान चुके हो। और ठीक है, अब क्या बोलूँ मैं इसके आगे, तो बस वही है यार, अच्छे से पढ़ाई करो, अपने अंदर विश्वास रखो और कॉन्फिडेंट रहो यार, मोटिवेटेड रहो, ठीक है। किसी की कुछ भी कॉपी मत करो, जितना जो समझ आ रहा है वो समझो। भले ही चीज़ों को टाइम लेते हो आप, एक टॉपिक को समझने में 1 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता लो, लेकिन चीज़ों को समझो, ठीक है। तो समझ कर चलो। और अभी तो फिलहाल मैं यही बोलूंगी कि रिवीजन मोड पे लग जाओ, अपने जितना हो सकता है उसको रिवाइज करो, और बस ठीक है यार। और हमें उम्मीद है कि हमारी ये जर्नी बस यार यहीं पर खत्म होती है, ठीक है। ये हमारे पास 8 एपिसोड ही बन पाए हैं और लगभग सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, तो ठीक है। और किशोर कलाकार की पूरी टीम से आप सबको बेस्ट विशेज है, ऑल द बेस्ट गाइज। आप अपना बेस्ट करो, अच्छे से करो, और बिल्कुल भी पैनिक मत होना। पैनिक होने का तो कुछ सवाल ही नहीं है, आपके प्रैक्टिकल्स पहले से आपको आते ही हैं, आप सब कुछ कर ही रहे थे, स्टिल लाइफ ड्राइंग जो भी कर रहे थे, स्टिल लाइफ ड्राइंग जो भी सारी तैयारी आप कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। और अब आपके पास आर्ट हिस्ट्री की नॉलेज भी आ गई है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रही थी कि आपको बताया जाए, जितना भी सब कुछ है बहुत सरल करके बताया जाए, ताकि याद भी रह जाए, क्योंकि जानने से तो ठीक है, लेकिन एंट्रेंस में याद भी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो माइंड में आपके बैठ जाए चीजें। तो पूरी तरह से हमारे एफर्ट्स हमने लगाए थे, दिन रात लग के काम किया था। पूरी टीम को मैं थैंक्स भी बोलना चाहती हूँ इसके लिए। और ठीक है यार, अगेन मैं बोलती हूँ कि पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत ज्यादा बेस्ट विशेज हैं। अपना अच्छे से करो और बी मोटिवेटेड, और हमेशा से एकदम पॉजिटिव रहकर एकदम शांति से जाना। कोई एकदम वो कुछ नहीं है कि अब आपको पता है बहुत सारी चीजें, आप अटेम्प्ट भी कर रहे हो क्विज, कुछ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एकदम पीसफुली जाना, बिल्कुल एकदम मजे में जाना। मैं अपना एक्सपीरियंस सच बता रही हूँ, मेरे जितने मैंने एग्जाम निकाले ना, बहुत खुशी खुशी गई थी। मेरे बिल्कुल दिमाग में टेंशन नहीं थी कि यार होगा कि मतलब कैसे आएगा एंट्रेंस, यार क्या होगा क्या नहीं, ये सब मैं नहीं सोचती थी ऐसे, ठीक है। और मैं अपना बीएफए का एंट्रेंस का बता रही हूँ, मैं जब देने गई थी एकदम चिल थी यार, मैं बहुत रिलैक्स थी। मैं बाहर देख रही थी मेट्रो से, और ऐसे मतलब कि कैसे सब चीजें चल रही हैं, सब कुछ मैं एंजॉय कर रही थी। इसलिए कहीं ना कहीं मेरा पेपर भी अच्छा गया। और मैंने अपने बाकी जो जितने भी मैंने चीजें निकाली ना, अपने जितने भी मेरे एग्जाम निकले, वो ऐसे ही गए। मैं एकदम मैं पढ़ाई बहुत करती थी, मैं मेहनत पहले बहुत करती थी, लेकिन जैसे ही एग्जाम वाला टाइम होता था ना, मैं पूरी रात अच्छे से सोती थी। और आप भी सोना, एग्जाम के एक दिन पहले अच्छे से सोना, पूरी नींद लेना, ठीक है। और उसके अगले दिन बस, फिर उसके बाद अगले दिन मैं एकदम फ्रेश होकर एकदम एकदम मेरा माइंड भी एकदम फ्री रहता था। फिर मैं ऐसे चाहती थी कि हाँ चलो यार, अब थोड़ा सा रिवाइज कर लिया सुबह उठकर, जो भी है 1-2 घंटे, उसके बाद फिर ठीक है यार, चलो अब देखते हैं क्या होता है। तो वही है यार, मतलब बहुत ही खुशी खुशी जाना, कोई स्ट्रेस की कोई ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अच्छे से अब सब अच्छा ही होगा। हम आपके लिए बहुत ज्यादा विशेष करते हैं। और उसके अलावा, और आखिरी में मैं और आखिरी में और आखिरी में आखिरी में आखिरी में आखिरी में और आखिरी में इस एपिसोड को मैं, या फिर मैं बोलूं कि इस बीएफए क्रैश कोर्स के लास्ट एपिसोड को मैं कुछ लाइनों से वाइंड अप करना चाहूंगी कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए धन्यवाद।